अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए तो आप कैसे हैं सब। उम्मीद है, दुआ है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और जी जनाब मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम में अब पहले सी शिद्दत नहीं रही। सर्दी जो है वो काफ़ी कम हो गई है और मौसम जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है। तो बहुत सारे लोग जो शदीद सर्दी से तंग आए रहते थे, उनके लिए तो यकीनन ये खुशी की बात होगी। और धुंदें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो मेरे लिए तो थोड़ा सा मौसम बोरिंग हो गया है, लेकिन फिर भी अभी मौसम बहुत अच्छा है और सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी आ चुकी है। बात करें नावल की, तो यकीन करें इस बार मुझे इतनी शदीद सुस्ती हो रही कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कोई नावल रीड करने को। और 3 दिन में मैंने कोई नावल रीड नहीं किया कि मैं चूज़ कर सकूं कि मुझे नेक्स्ट जो है वो कौन सा शेयर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अपनी चॉइस के तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार जो है आप सबकी फरमाइशी लिस्ट में से किसी नावल को शेयर कर दिया जाए। तो ऐसा ही एक नावल लेकर हाजिर हुई हूँ। नावल जो है तवील है, लेकिन वही मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 एपिसोड होंगी। और नावल कैसा है, अभी तो काफ़ी दिलचस्प लगा है शुरू से, और थोड़ा सा मैंने और मज़ीद सफ़हात स्किप करके आगे से रीडिंग की है। तो कंप्लीट तो मैं रीड नहीं कर सकती, लेकिन जितना मैंने रीड किया तो मुझे लगा कि दिलचस्प होगा और अच्छा लगेगा और आप सब भी इंजॉय करेंगे। आगे जाकर कहानी कैसे निकलती है मैं कुछ कह नहीं सकती। कहानी के हवाले से राइटर से परमिशन लेने के लिए मैंने मैसेज किया था उनके ऑफिशियल पेज पर, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला और उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जहाँ मैं राइटर से जो है वो परमिशन ले सकूँ। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि राइटर को कोई एतराज़ ना हो नावल की शेयरिंग पर, तो मैंने सोचा कि चलें फिर शेयर कर लेती हूँ। अगर राइटर एतराज़ करेंगे तो फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं, यही किया जा सकता है। तो फ़िलहाल आप लोग कहानी एंजॉय कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की जानिब। तो जी जनाब, इस कहानी की फ़रमाइश हमसे की है रेड रोज़ ने। कहानी का नाम है शब-ए यकीन और मुसन्निफ़ा है हादिया मुग़ल। किस्त नंबर 1। जाना रुको, ऐसे मत भागो, चोट लग जाएगी। 12 साला शहराम अलवी 7 साला महताब के पीछे भागता उसे पकड़ने के दर पर था, लेकिन उसकी रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ हुई। मैं तेज़ भागूंगी, तुम नहीं पकड़ोगे मुझे। वो बच्ची भागते हुए मज़ीद आगे बढ़ी। जाना, आप गिर जाओगी, इधर रुक। फूलती सांस से अधूरा सा बोलता शहराम भी अपने कदमों में तेज़ी लाया और उसे पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन देर हो चुकी थी। एक चीख के साथ सीमेंट की सीढ़ियों से फिसलती वो नीचे गिरती चली गई। सहन में सब्जी बनाती ताई अम्मी का कलेजा गोया मुंह को आया। धड़ाम की आवाज़ उन्होंने भी सुनी थी। माँ, मेरी बच्ची, चीखती हुई वो बच्ची की जानिब बढ़ी। माँ ज़मीन पर बेसुध गिरी थी और खून था कि बहता चला गया। ज़वार ज़वार, माँ गिर गई। ज़वार, चीखती हुई उन्होंने अपने शोहर को आवाज़ दी, जो अंदर बैठे कारोबार के सिलसिले में वालिद से गुफ्तगू कर रहे थे। शबाना की आवाज़ पर तेज़ी से बाहर की जानिब आए। बेसाख्ता उनके कदम थमे। सामने खून की छोटी सी नदी बनी हुई थी और पास ही उनकी बेटी ज़मीन पर बेहोश थी। माँ, मेरा बच्चा, सवार साहब तेज़ी से आगे आए। कैसे गिरी ये? वो यकदम दहाड़े के शहराम छत पर कोने में छुपा था। वो महताब को बाजुओं में भरे तेज़ी से बाहर निकले। शबाना बेगम आंसू पोंछते अंदर से चादर लिए फ़ौरन बाहर की जानिब बढ़ी, लेकिन ज़वार साहब उनको रोक चुके थे। तुम कहाँ जा रही हो? मैं खुद लेकर जाऊंगा। बाइक पर उसे बिठाते वो तेज़ी से बाइक भगा ले गए। शबाना बेगम के माथे पर तेज़ी से बल नमूदार हुए। वो चादर सर से उतारती अंदर की जानिब बढ़ी। सवार का उनका ना लेकर जाना इंतहाई तैश में धकेल गया। उनकी इस आदत से वो तंग थी। मुश्किल घड़ी में भी वो उन्हें साथ नहीं लेकर जाते थे। अकेली बच्ची को न जाने वहाँ कैसे संभालते, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। उनके नज़दीक बीवी को साथ लेकर घूमना नहायत शर्मनाक काम था गोया, और ये काम अपने बाप के डर की वजह से ही करते थे। तेज़ी से वो बरामदे से अंदर आते एक कमरे की जानिब बढ़ी, जहाँ शहराम माँ के पल्लू से चिपका बैठा था।
باہر نکلو، بتاتی ہوں تمہیں میں۔ چیل کی طرح شہرام پر جھپٹتی اس کے سامنے سے چہرے پر 2-4 تھپڑ دھر گئی۔ سدرا بیگم کا کلیجہ گویا منہ کو آیا۔ بھابھی رکیں، بتائیں کیا ہوا ہے، سب خیر تو ہے؟ کیوں مار رہی ہیں؟ سدرا بیگم تیزی سے شہرام کو تھام گئی جو اب اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ یہ پوچھو تمہارے بیٹے نے کیا نہیں کیا؟ ماہ کا سر پھاڑ دیا۔ اس نے 1000 بار بولا اپنے بیٹے کو میری بیٹی سے دور رکھا کرو، کیا تمہاری عقل میں بات نہیں آتی؟ چیختے ہوئے وہ اس وقت ایک جاہل عورت کا کردار اچھے سے ادا کر رہی تھی۔ اور تم اتنی بھولی کیوں بن رہی ہو؟ کیا تمہیں شور سنائی نہیں دیا؟ میری بچی کا اتنا خون نکلا، باہر آ کر دیکھو ذرا۔ شہرام کو دور دھکیل کر ان کا بازو پکڑے وہ باہر کی جانب لائیں جہاں اب بھی خون موجود تھا۔ سدرا بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ یہ کیسے ہوا؟ تمہارے اس کالو بیٹے کی وجہ سے یہ سب ہوا، شبانہ بیگم اونچی آواز میں چلائیں۔ اندر سے دادی بھی باہر کی جانب آئی۔ اے شبانہ، کیوں چیخ رہی ہے؟ کیا ہوا؟ دادی کی چنگھاڑ پر ان کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ وہ جھٹکے سے مڑتی دادی کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا؟ میری ماہ کو زخمی کر دیا۔ ہائے امی، میری بچی! امی، شہرام نے ماہ کو سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے، دیکھیں میری بچی کا کیا حال ہوا، کتنا خون بہہ گیا ہے، اور زوار مجھے لے کر بھی نہیں گئے، نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بیٹی۔ دوپٹے سے آنسو پوچھتی وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ اے سدرا، اس طرح کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ جلدی سے شبانہ کے لیے پانی لا۔ جی امی۔ سدرا بیگم تیزی سے کچن کی جانب آئی اور پانی کا گلاس بھر کر انہی قدموں پر واپس آئیں۔ بھابھی، پانی پی لیں، شہرام کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ سدرا بیگم پھر انہیں پکارتی پیار سے بولی۔ نہیں پینا مجھے پانی، میری بچی لا دو، مجھے نہ جانے کس حال میں ہے، وہ زوار بھی مجھے لے کر نہیں گئے۔ ان کا رونا دوبارہ شروع ہوا۔ اتنے میں اندر سے ایک اور بچی کے رونے کی آواز آئی۔ شبانہ بیگم جیسے ہوش میں آئیں اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھیں۔ جاؤ شہرام کو دیکھو، وہ رو رہا ہوگا۔ ساس کی آواز پر وہ بھی دوپٹے سے اپنی آنکھیں پونچھتی اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ مزید کچھ کہہ کر وہ اپنی شامت نہیں بلوا سکتی تھی۔ شہرام، تم نے گرایا؟ سدرا بیگم اس کے قریب بیٹھی سختی سے استفسار کر گئی۔ نہیں امی، میں نے نہیں گرایا، جانا تیزی بھاگ رہی تھی، میں اسے پکڑ رہا تھا، میں نے اسے روکا لیکن وہ نہیں رکی اور پھر وہ گر گئی۔ آخری الفاظ میں اس کی آواز بھرا گئی۔ جانا مت کہا کرو، کیوں نہیں سنتے تم؟ سدرا اس کا کان مروڑتی دبی آواز میں چیخیں۔ امی، سب تو اسے جانا کہتے ہیں تو میں کیوں نہ کہوں؟ اپنی تکلیف بھول کر وہ ماں سے سوال گو ہوا۔ سدرا نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ کون کہتا ہے اسے جانا؟ بتاؤ ذرا، کس کے منہ سے سن لیا تم نے؟ اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر وہ نظر جھکا گیا۔ آئندہ اگر تمہارے منہ سے جانا لفظ نکلا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گی، اور اب مہتاب سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ، آہن کو دیکھو، بدتمیز کہیں کا، کب سے گلی میں نکلا ہے ابھی تک نہیں آیا۔ اپنے دوسرے بیٹے کا ذکر کرتی وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ سیڑھیوں کے پاس گرا خون صاف کرنا بھی گویا انہی کی ذمہ داری تھی۔ شبانہ تو بقول ساس کے صدمے میں تھی۔ مشل، میری گڑیا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ 4 سالہ مشل کو گود میں اٹھاتی سینے سے لگاتے پچکارنے لگی۔ آنسو تھے کہ بہتے چلے گئے۔ مہتاب نہ جانے کس حال میں تھی، زوار کا کوئی فون بھی نہیں آیا تھا، ورنہ کچھ تو تسلی ہو جاتی۔ ماما، پاپا کو بلاؤ۔ مشل اس وقت باپ کی گود میں ہوتی تھی، اب ماں کو دیکھ کر وہ ان کو پکار رہی تھی۔ گڑیا، وہ مہتاب کو لے کر گئے ہیں، بہنا کو چوٹ لگ گئی ہے، آپ دعا کرو وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ تاب کو کیا ہوا ماما؟ معصومانہ سوال کرتی وہ مزید ان کو رلا گئی۔ بیٹا، ان کو سر پر چوٹ لگ گئی ہے، آپ دعا کرو جو میں نے آپ کو سکھائی تھی۔ جواباً 4 سالہ مشل ننھے ننھے ہاتھ اٹھاتی دعا کرنے لگی۔ بے ساختہ اسے بھینچتی وہ شدت سے روتی چلی گئی۔ ماما، میں آہن کے پاس جاؤں؟ ان کی گرفت سے نکلتی وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ ادھر آؤ، یک لخت اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا۔ خبردار، جو تم اس کے ساتھ کھیلی میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی۔ دونوں اولادوں نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ نہ جانے ان کالے کلوٹوں میں کیا حسن بھرا ہوا ہے جو بھاگی چلی جاتی ہیں دونوں بہنیں۔
तेज आवाज में बोलती वो कमरा समेटती जा रही थी। मिशेल तो गोया सांस दबोचकर कोने में सिमटी थी, लेकिन यह भी चंद पल के लिए था। माँ की तवज्जो भटकते ही वो पल में वहां से गायब होने वाली थी। आहिन मम्मा डांट रही थी, कहती तुम्हारे साथ नहीं खेलना। ये अपना जूता पहनो जल्दी से, अगर उन्होंने देख लिया तो मारेंगी मुझे। अपने नन्हे सफ़ेद पाँव से चप्पल निकालकर उसने आहिन की जानिब बढ़ाई। जवाबन आहिन भी अपनी चप्पल उतारकर उसकी जानिब बढ़ाता। पल भर में उसकी पोनी जोर से खींचकर अंदर की जानिब भागा था। अब मैं तुझे अपनी चप्पल नहीं दूंगा चुड़ैल, वो बेसाख्ता चीखती नीचे की जानिब गिरी। हर बार मामा मामा करके चप्पल बदल लेती है। आहिन ने दरवाजे की ओर से बोलकर दरवाज़ा सख्ती से बंद किया था। जवाबन वो उसे मासूम सी गालियां देती, पैर पटकती अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी, जहां माँ से शिकायत करके वो आज फिर आहिन को पिटवाने वाली थी। ये थी अलवी हाउस की ज़िंदगी, जहां वो 10 मकीन ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बकौल बदर आबदी के उन्हें सलूक व इत्तेफाक की रमक एक पल के लिए भी इस घर में नज़र नहीं आती थी। तभी ज़िंदगी को बसर करने का नाम ही दिया जा सकता था। लड़ते झगड़ते बचपन का सफ़र जवानी की जानिब बढ़ने लगा। लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादातर बड़ों के दरमियान था। बच्चे तो आपस में काफ़ी हद तक खुफिया ताल्लुकात रखते थे। 15 साला आहिन अलवी मैट्रिक के इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था, जबकि 11 साला मिशेल अभी तक 5 स्टैंडर्ड में अटकी हुई थी। शहराम अलवी BS के पहले सेमेस्टर में था, जबकि महताब उर्फ शहराम की जाना कॉलेज की नई नवेली ज़िंदगी में कदम रख चुकी थी। वक्त की तरक्की ने जवार अलवी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाकर गोया गर्दन में सरिया भी फिट करवा दिया था, जबकि सादत अलवी में आजिज़ी ने ढेर जमाया था। जवार बेटा, ये दवाइयाँ तो ज़रा भेज देना। बदर साहब ने दवा का पर्चा सामने बढ़ाया था। औलाद अब हैसियत में ऊंची हो चुकी थी, इसलिए बदर साहब ज़रा दबकर ही बात करते थे। अच्छा अब्बा जी, कल भिजवा दूंगा। अब ज़रा स्टोर पर काम बढ़ गया तो शायद भूल जाऊं। 2 टोक कहते वो कमरे से निकले थे और अपने शानदार से पोर्शन की जानिब बढ़े थे, जो उन्होंने हाल ही में सेट करवाया था। बदर अलवी लबों पर जबरी मुस्कुराहट सजाए बेगम की जानिब मतवज्जा हो चुके थे, जो इस सारी बातों के दरमियान कुछ नहीं बोली थी। बोलती भी तो क्या, बेटा शायद उनसे काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका था, जिसके सामने माँ बाप भी ज़ुबान चलाने से कतराते थे। माँ, अपने कमरे में जाकर पढ़ो, तुम्हारे पापा आ गए हैं। फिज़िक्स की बुक खोलकर बैठी महताब ने महज इस बात में सर हिलाया और अपने और मिशेल के मुश्तरका कमरे की जानिब बढ़ गई। अब्बू की भी कभी समझ नहीं आती, इतनी जल्दी दवाइयाँ ख़त्म कर लेते हैं। भला पूछे कोई इनसे कि पैसे क्या आसमानों से उतर कर हाथ पर आते हैं, जो इतनी महंगी अद्वियात फ़ौरन हाजिर हो जाएंगी। और ये सादत अच्छा अपनी गरीबी का रोना रोता रहता है कि सारा खर्च मेरे सर पर आ जाता है। कोट उतारकर साइड पर रखते वो पेशानी से पसीना साफ करते सोफ़ा पर बैठे थे। अब क्यों पछता रहे हैं जवाब? जब भी मैंने आपको समझाया, आपको तो मेरी बातें कड़वी लगती थी। सादत अंदर ही अंदर पैसा जमा कर रहा है, लेकिन आपको खबर ही नहीं है। उसके तो 2 बेटे हैं, जबकि हमारे सर पर तो बेटियों का बोझ है। फिर भी अब्बू को नज़र नहीं आता। यही बात मुझे समझ नहीं आती कि ये सादत चाहता क्या है और क्यों छुपा कर रखता है। पेशानी मसलते वो शबाना की तायीद कर गए। अच्छा आप परेशान ना हो, वैसे घर की तामीर कहाँ तक पहुँची? शबाना बेगम ने तेज़ी से बात बदलकर जवार की तवज्जो घर की जानिब दिलवाई। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। कितनी बार कहा इस राज को अभी राज ही रहने दो। जवार की तंदही पर शबाना ने जुबान दांतों तले दबाई। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आप परेशान ना हो, तसल्लियामेज़ अंदाज में वो कहती बाहर की जानिब बढ़ी थी। दबे कदमों से चलती वो पीछे भी मुड़कर देख रही थी कि कहीं कोई देख ना ले। तसल्ली किए वो शहराम के दरवाजे के करीब रुकती, एक बार फिर पीछे मुड़कर खुद को पुरसकून करती सामने मतवज्जा हुई। हल्की सी दस्तक देती वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ चेयर पर बैठा शहराम पूरी तरह किताब में गर्क था। आ जाओ, वहाँ बैठो, मैं आता हूँ। बस 5 मिनट में ये लेक्चर कंप्लीट कर लो, फिर आपको पढ़ाता हूँ। बिना उसकी जानिब देखे वो जाना को हिदायत देता दोबारा पढ़ाई में मगन हुआ था। कुर्सी पर बैठती वो शहराम को देखकर मुस्कुराई, जो टी-शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र पहने सांवली सी रंगत पर बिखरे बालों समेत भी निहायत प्यारा लगता था।
मुझे मत देखें, स्टडी पर फोकस करें, वरना आज मैं सज़ा देने से भी दरेग नहीं करूँगा। यकदम सटपटाती वो किताब की जानिब मतवज्जा हुई, लेकिन फिर नथने फुलाए शहराम की जानिब मतवज्जा हुई। तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं देख रही हूँ? जाना की गुस्से से भरपूर आवाज़ पर शहराम के लबों पर बढ़ती मुस्कुराहट पल भर में मादूम हुई। मेरी नज़रें चारों जानिब होती हैं, स्पेशली जब आप सामने होती हैं। बिना उसकी जानिब देखे वो जाना को सटपटाने पर मजबूर कर गया। बुक खोलो, जो चैप्टर आज क्लियर करना उसे रिवाइज़ करें, मैं आता हूँ। अपनी किताबों को तरतीब से रखता वो मसरूफ़ अंदाज में बोलता जाना की जानिब आया था, जो किताब खोलकर पढ़ने में मशगूल हो चुकी थी। 2 घंटे वो अब उसे मुकम्मल दिलचस्पी से पढ़ाने वाला था। या अल्लाह, इस लड़के का मैं क्या करूं? सर पीटती वो कमरे में बिखरी किताबों के वर्क को भी समेट रही थी, जो आहिन ने इस अंदाज से बखेरे थे कि सिदरा बेगम की कमर दोहरी हो चुकी थी। नवाब ने मैट्रिक के पेपर नहीं दिए, गोया एक एहसाने अजीम किया था कि बुक्स को हवा में उछालकर उनके बखिए ही उधेड़ दिए थे। शॉर्ट्स के साथ शर्ट पहने वो मनहनी सा वजूद लिए कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ सिदरा बेगम कुछ किताबें तो समेट चुकी थीं, लेकिन कुछ किताबों के सफ़े बेड से नीचे जा चुके थे। मम्मी, मैं आज़ाद पंछी बन गया, ठुमके लगाता वो सिदरा बेगम को भी घुमा गया। बदतमीज़, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाबा ने देख लिया ना, फिर तुम्हारी घिघी बंध जाएगी। उसके बाजू को झटकती वो घूमते सर के साथ बेड पर टिकी थी। ओ मम्मी, आज धमकी ना दो, आज मैं आज़ाद हो गया हूँ। आज अब्बू की डांट भी मुझे फूलों की तरह लगेगी। गहरा सांस लेता वो चेहरे को फिजा में बुलंद किए एक अदा से बोलता सिदरा बेगम के माथे पर बल डाल गया था। बेटा, अब ये किताबें तो आपने फाड़ दी, अगर सप्ली वगैरह आ गई तो क्या करोगे? यक लख्त उसके ठुमके थमे थे और फैले होंठ सपाट हुए। मम्मी, बद्दुआ तो ना दो, जानती हैं मैंने मर मर कर पेपर दिए हैं और आप यहाँ के जले पर नमक छिड़क रही हैं। मसनूई अफसुर्दगी से बोलता वो नादीदा आंसू ज़मीन पर गिरा बैठा। नौटंकी की इंतहा देखती सिदरा बेगम सर झटक कर रह गई। ये सफ़हात मैं समेट कर रख रही हूँ, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। ये किताबें अगर कमरे से कहीं गायब हुई तो मेरा जूता और तुम्हारा ये सर होगा। सच्ची बता रही हूँ, इतना मारूंगी कि शहराम भी नहीं बचा पाएगा। धमकी आमेज़ अंदाज में कहती वो किताबों को पर्दे के पीछे मौजूद अलमारी में रखती कमरे से निकली थी। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, जो देखता है जूतों पर आ जाता है। एक मर्तबा बड़ा आदमी बन जाऊं, फिर सबको बताऊंगा आहिन बाबू क्या चीज़ है। ऐसा लश पश बनकर सबके सामने आऊँगा कि वो फेशियल की दुकान भी अपने कंचे झपक नहीं पाएगी। शीशे के आगे खड़े होते बालों को स्टाइल से संवारता अपनी नौटंकी का आगाज़ कर चुका था। टेस्ट कैसा हुआ? उसको कॉलेज से पिक करके बाइक पर पीछे बिठाई शहराम ने पहला सवाल ही यही किया था। शाम, मैम ने आज मेरे लिए स्पेशल क्लैपिंग करवाई। वो कहती मेरी राइट आंसर्स के साथ साथ मेरी हैंड राइटिंग भी बेस्ट है। खुशी से चहकती वो शहराम का सेरों खून बढ़ा गई। मुझे पता था जाना आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इसीलिए आज मैंने ताई अम्मी से स्पेशल कहा था कि मैं आपको कॉलेज से पिक कर लूँगा। उनका मूड तो ऑफ हुआ, लेकिन फिर भी मान गई, क्योंकि ताया अब्बू स्टोर के काम के सिलसिले में गए थे। शाम, मामा ज़्यादा डांटती हैं ना? मध्यम सी मायूसी शहराम को उसके लहजे में महसूस हुई। मुझे अगर उनके लहजे की ज़रा सी भी परवाह होती तो मैं कभी आपको लेने नहीं आता। मेरे लिए आप अहम हो जाना और कुछ नहीं। और जानती हो ना, मैं आपको उदास नहीं देख सकता। सच्चे जज्बों की गहरी रमक शहराम के लहजे से महसूस करती वो बेसाख्ता मुस्कुराई। शाम, गोलगप्पे। सामने ठेले को देखती वो बेसाख्ता उसकी शर्ट खींचकर बाइक रोकने का इशारा कर गई। अच्छा, बेसब्री ना हो जाया करे, मुझे पता था आपने ऐसे ही बेताबी दिखानी है, इसलिए बाइक की रफ्तार को पहले ही आहिस्ता कर लिया। शाम, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट कज़न हो, ऊंची आवाज़ में वो जुमला अदा कर गई। और आप दुनिया की चालाक तरीन लड़की, जिसे मैं सिर्फ मनपसंद चीज़ खिलाने पर अच्छा लगता हूँ। तीखी नज़रों से कहता वो जाना को मुंह बसोरने पर मजबूर कर गया। आज देखना मैं तुम्हारा कबाड़ा करवाऊंगी, धमकी आमेज़ अंदाज में कहती वो बैग को शहराम की गोद में फेंकती ठेले की जानिब बढ़ गई। सर झटकता उसका बैग थामे उसके पीछे लपका था, जहां वो बेसब्री से ऑर्डर देती सारा दिन गोलगप्पों पर गुजारने वाली थी।
बेटा क्या चाहती हो आप? अपनी उम्र देखें और अपना क्लास लेवल देखें। जवार साहब के सब्र का पैमाना भी आज लबरेज हो चुका था। आहिन आपसे महज 3 साल बड़ा है, लेकिन मैट्रिक क्लियर कर चुका है, जबकि आप अब तक 5th। मुझे हैरत होती है कि आप 5th स्टैंडर्ड में ही रुक चुकी हो। क्यों नहीं पढ़ती? कोई ट्यूटर चाहिए या क्या चाहिए? आप मुझे बताएं। जो भी ज़रूरत है मुझे बताएं, मैं आपको फराहम करूँगा, लेकिन इस 5th स्टैंडर्ड का पीछा छोड़ दो। आवाज़ कतरे भारी हो चुकी थी। पापा, मिशेल की मध्यम सी आवाज़ पर उन्होंने उसकी जानिब देखा, जो स्याह आंखों में आंसू भरे बाप को ही देख रही थी। क्या हुआ? आपको कुछ कहना है? लहजा कतरे नरम हुआ। पापा, आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं? बेटा, आपकी पढ़ाई से पैसों का क्या ताल्लुक़? आपकी तो फीस वगैरह भी टाइम पर अदा होती है, फिर पैसे? जी पापा, वो सब तो टाइम पर ही अदा होती है। वो मिनमिनाई थी। फिर पैसों का क्यों पूछ रही हो? शबाना बेगम ने भी गोया मिशेल को ताज्जुब से देखा था। वो पापा, मैं कह रही थी कि वो कतरे जवार साहब के करीब हुई। बेटा साफ बोलो। जवार साहब झंझला गए थे। आप बोलने नहीं दे रहे तो बात कैसे पूरी करूँगी? अच्छा आप बोलो। उसकी झंझलाई हुई आवाज़ सुनकर वो मज़ीद गोया हुए। मैं कह रही थी आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आप वो पैसे प्रिंसिपल को देकर मुझे प्रोमोट ही करवा दें। सच्ची पापा, नेक्स्ट क्लास में जाते ही फर्स्ट पोजीशन लाऊंगी। और जवार साहब की पहली आंखें देखकर जल्दी से बोली थी। शबाना बेगम हैरत से गंग हुई। ये नाकिस ख्याल आपके जहन में किसने डाला? पापा, ये नाकिस ख्याल नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका है। किसी को नहीं पता चलेगा और मैं 6th क्लास में प्रोमोट हो जाऊंगी। वो अभी अपने मौक़िफ़ पर डटी थी। मिशेल, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। महताब से कुछ सीखो। बेशक उसकी ज़ुबान में मसला है, लेकिन वो हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ती दिखाई देती है। और एक तुम नालायक। जाओ निकलो और माँ से पढ़ो जाकर। ख़बरदार जो तुम मुझे कहीं बाहर नज़र आई। शबाना बेगम की डांट फिटकार पर वो मुंह लटकाए उन्हें देखी गई, जिनकी आंखों में गज़ब का गुस्सा था। मुंह बसोरती वो थके कदमों से बाहर निकली, जहाँ आहिन उसकी हालत देखकर लोटपोट हुआ। मिशेल की कारस्तानी वो अपनी फितरी आदत कान लगाकर सुन चुका था। फिशल की दुकान, अगर ताया अब्बू ने रिश्वत दे भी दी ना, तब भी तुम्हारी शक्ल 6th क्लास वाली नहीं है। तुम 5th स्टैंडर्ड के ही लायक हो। उसकी सुनहरी पोनी को झटके देता वो फिर हंसा था कि मिशेल का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। आगे बढ़ती वो उसके दूसरे हाथ पर दांत गाड़ गई। अपने ध्यान में खड़ा आहिन एकदम चीखा था। इससे पहले कि वो संभलता, वो अपनी पूरी ताकत से उसकी हथेली की एक साइड जख्मी करती, ज़ोरदार धक्का देती कमरे की जानिब भागी। कमीने, मज़ा आया? मज़ीद चिढ़ाती वो दहाड़ से दरवाज़ा बंद करती अपने कमरे में बंद हुई थी। शोला बरसाती निगाहें गोया दरवाजे पर जमी रह गई थी। उसकी हाथ में टीस उठती महसूस हुई। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, आइंदा का अहद किए वो अपने पोर्शन की जानिब बढ़ा था। दर्द से हाथ झटक कर रह गया था। मामा, बोलो। महताब की आवाज़ पर उन्होंने रुख मोड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा, जो उंगलियां चटखाती जैसे कोई नई फरमाइश करना चाह रही थी। घुंघरे वाले बाल लटों की सूरत दोनों अतराफ में बिखरे थे। चमकती सूरत पर इज़्तिराब था। बोलो महताब, क्या चाहिए? आटा गूंदती वो झंझलाई। मैं शाम के साथ। बात अभी अधूरी ही थी कि शबाना खातून ने ज़ोर से परात को पटका। महताब बेसाख्ता अपनी जगह से उछली। तुम क्या छोटी बच्ची हो? हर बात को तफसील से समझाना पड़ता है। समझ नहीं आता कि तुम्हारे पापा को ये सब पसंद नहीं है, फिर भी तुम। आवाज़ की सख्ती ने उसकी हालत को गैर किया। वो जानती थी यही रद्द अमल मिलेगा, लेकिन फिर भी हिम्मत जमा किए वो यहाँ आई थी। मार्केट से क्या लेना था? उसकी उतरी सूरत देखकर वो नरम पड़ी। कुछ किताबें लेनी थी जो सिर्फ शहराम को पता है। शहराम भाई बोला करो लड़की। जी जी, वो चाहकर भी ना बोल पाई थी। जाओ जल्दी आ जाना, वरना तुम्हारे पापा का पता है, उन्हें पसंद नहीं है। और दुपट्टा लेकर जाना, थान ना लपेट लेना। महताब ने हैरानी से उन्हें देखा, लेकिन फिर इस बात में सर हिलाया था। उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी थी, यही उसके लिए गनीमत था। मामा ने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी, वरना मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे आने देंगी। शहराम के पीछे बाइक पर बैठे वो ऊंची आवाज़ में बोली थी। बाइक फराटे भरती सड़क पर भाग रही थी। वैसे कौन सी किताबें लेनी थी? मुझे लिस्ट दो, मैं ला दूंगा। वो लब दबाए शरारत पर आमादा था। शाम, वो जवाबन चीखी थी और एक हाथ कंधे पर मारा था।
तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करने में आपके साथ आई हूँ। मामा से झूठ बोलते हुए ये मेरी ज़ुबान मज़ीद लड़खड़ा रही थी। शहराम ने बेसाख्ता लब भींचे, नाक सिकोड़कर गहरा सांस खींचता वो पशेमान सा था। सॉरी। शहराम स्पीड आहिस्ता कर चुका था। शाम, अब तुम मुझे नाराज़ कर रहे हो और इस मर्तबा अगर मैं नाराज़ हो गई तो आसानी से नहीं मानूंगी। नाराज़गी की बात नहीं, लेकिन काश मैं उस दिन आपको बचा लेता तो शायद। वो बात अधूरी छोड़ता जैसे खुद को कंपोज कर रहा था। शाम, आप जानते हैं ये मसला शुरू से ही था, लेकिन आप समझते हैं कि ये सब आपकी वजह से है। अच्छा चलो मूड ठीक करें, वरना मेरी खुशी मलिया मेट हो जाएगी। तकदीर में बहुत सी नापसंदीदा चीज़ें लिखती जाती हैं जिन्हें चाहकर भी हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उन पर कंप्रोमाइज़ तो कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए माज़रत चाहूँगी। जो महताब है उसकी ज़ुबान में थोड़ी सी लकंत है, यानी कि वो बोलते हुए थोड़ा सा अटकती है, लड़खड़ा जाती है। तो उसके जो जुमले हैं वो इसी तरह से हैं, यानी कि अटक अटक कर बोलने के अंदाज में लिखे गए हैं। तो मैं उसको उस तरह से बार बार अदा नहीं करना चाहती, तो मैं उसे रवानी से ही पढ़ूँगी। लेकिन ये एक उसकी ज़ात में कमी कह लें, थोड़ी सी खामी कह लें कि है कि वो बोलते हुए लड़खड़ाती है, अटकती है, वो रवानी से नहीं बोलती। लेकिन मैं उसके जुमले जो हैं वो रवानी से ही अदा करूँगी ताकि कहानी का जो फ़्लो है वो बरकरार रहे। अब आप बाइक चलाएं वरना बाबा आ जाएंगे। उसके कंधे पर हाथ रखते वो मतानत से बोली। शहराम ने स्पीड बढ़ाई थी। सेमेस्टर की शानदार कामयाबी की खुशी वो जाना के साथ सेलिब्रेट करने फूड स्ट्रीट लाया था। भरपूर वक्त गुजारकर वो चंद किताबें लिए शाम को वापस लौटे थे। सादत, अब्बा जान की पुकार पर वो बेसाख्ता खड़े हुए। वो कम ही उसे मुखातिब करते थे। माँ तो फिर भी कमरे का रुख करके चंद पल गुजार लेती थी, लेकिन बाप महीने में एक बार ही रुख करते। अब्बा जी आएँ, बैठें, सिदरा पानी लाओ अब्बा जी के लिए। वो सिदरा को कहते खुशी से बौखलाए थे। बदर साहब ने बेसाख्ता उन्हें देखा। उन नज़रों में ना कोई इश्तियाक था, ना कोई वालेहानापन, ना ही कोई पिदराना मोहब्बत। वो आम सी नज़रें थी, लेकिन सादत साहब के लिए वो मीठी नरम निगाहें थी जो उनके लिए कभी कभी उठती थी। ये दवाइयाँ लानी थीं। उन्होंने कुछ झिझकते हुए पर्चा सादत की जानिब बढ़ाया। उन्होंने जल्दी से पर्चा थामा, मुबादा वो पीछे ही ना कर लें। बेटा, तुम्हारी अम्मी की भी हैं। वो कदरे शर्मिंदा से नज़र आते थे। अब्बा जी, मैंने तो आपको हमेशा कहा है कि आप दे दिया करें, पर आप शायद। वो मिनमिनाए थे। बेटा, दवाई का मसला नहीं, बस इंसुलिन वक्त पर ना लगे तो मसला होता है। वो झिझक रहे थे। अब्बा जी, दुकान अब माशाल्लाह अच्छी चलने लगी है, बल्कि शहराम के ट्यूशन से भी मेरा बोझ थोड़ा कम हुआ है। आप परेशान मत हुआ करें, मुझे बता दिया करें। यकीन करें, भाई साहब के स्टोर से मैं दवाइयाँ नहीं लाता। वो उनकी सोच को भी ज़ुबान देते हुए बोले। बदर साहब ने ताज्जुब से उन्हें देखा। सादत, उनकी पुकार में गोया शर्मिंदगी थी। अब्बा जी, मनहूस की बात नहीं है, बस अच्छा नहीं लगता। वो मुरव्वत में पैसे भी नहीं लेते। बदर साहब ने उन्हें बेसाख्ता गले से लगा लिया था। अपनी सोच पर उन्हें शिद्दत से अफसोस हुआ था कि वह दुकान की चोरी में सादत अलवी को मनहूस ठहरा गए थे, और सादत अलवी का रोम रोम खिल सा गया था कि आज बाप ने गले से लगाया था। इस शफकत का नेमुल बदल तो कतई नहीं हो सकता था। किताब के वर्क पलटते हाथ ठिठक से गए जब बाहर से शोर सुनाई दिया। यकीनन आहिन अलवी ने कोई तमाशा किया होगा, तभी शोर बुलंद था। शबाना ताई की चिंगाड़ ने गोया शक पर यकीन की मोहर लगाई। वो नफ़ी में सर हिलाए उठा था। सफ़ा हल्का सा मोड़कर वो बाहर आया, जहां आहिन सादत साहब के सामने सर झुकाए खड़ा था, जबकि ताई अम्मी मुसलसल बोलती चली जा रही थी। शहराम ने तासुफ से एक बार फिर सर हिलाया था, गोया रोज़ का तमाशा कभी तमाम नहीं हो सकता। भाई साहब, आप मिशेल का मुंह देखें, कैसे स्याह कर दिया है। बचपने की भी हद होती है। अगर मिशेल ने बच्ची बनकर थोड़ा मजाक कर ही लिया था तो इसे क्या ज़रूरत थी उसका मुंह काला करने की। शहराम जैसे सारा मामला पल भर में समझ चुका था। सुनहरी बालों की उलझी लटों और स्याह चेहरे के साथ रोती हुई मिशेल इस वक्त स्याह रात में स्याह भूत की मानिंद थी। ताई अम्मी, बच्ची नहीं रही है। आप जानती हैं मेरे दोस्त मौजूद थे। पहले जाहिलपन का सबूत देकर इसने मुख्तलिफ बकवास की। चलो मान लिया वो मजाक था, लेकिन इसने वो राख वाला पानी मुझ पर फेंका। आपके लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन बाहर मेरे दोस्त मौजूद थे।
जानती हैं उनके सामने मुझे कितनी सुबकी का एहसास हुआ। आहिन की तैश ज़दा सी आवाज़ बरामदे में गूंजी। मिशेल ने बेसाख्ता माँ का पल्लू थामकर झपटना चाहा। उनका आपस में लड़ाई झगड़ा कभी इतनी संगीनी इख्तियार नहीं करता था, लेकिन आज मिशेल ने मजाक की हद पार की थी। हस्बे मामूल आहिन अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर दरवाजे से थोड़ा हटकर मौजूद था। वो उसके आम दोस्त नहीं थे। घर में वो जितना मर्जी गैर संजीदा रहता, लेकिन अपनी पढ़ाई और कॉलेज में वो हमेशा संजीदा रहा था। तभी उसने दोस्तों का इंतखाब भी अच्छे घराने के लड़कों का किया था। मिशेल की शरारती रग उसे बाहर देखकर फड़क गई थी। पहले तो वो छत पर जाकर मुख्तलिफ आवाज़ें निकालती रही। आहिन जब्त करता उसे घूरकर पीछे होने को भी कहता रहा, लेकिन मिशेल अलवी भी अपने नाम की तरह ढीठ थी। छत पर एक जानिब कुछ राख मौजूद थी जो कि दादा ने जलाई थी। शापर में राख को भरती वो पानी शामिल किए छत के किनारे पर आई। पल भर में वो शापर उन पर फेंक कर वहाँ से भागती अपने नीचे कमरे में जा छुपी। आहिन जो चंद पल पुरसकून हुआ था, उसकी ये गलीज हरकत देखकर जैसे झटपटाया। वो गंदा पानी उसके दोस्तों का हुलिया भी बिगाड़ चुका था। शर्मिंदगी का गहरा एहसास आहिन अलवी में सरायत करता महसूस हुआ। शर्म का मुकाम था उसके लिए कि उसके दोस्तों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया था। तैश ही तैश गोया आहिन में उमड़ आया था। उनसे माजरत करता वो अंदर आया। पहले तो 2 थप्पड़ उसने मिशेल जो कोने में छुपी थी उसके सर पर मारे, और मज़ीद कसर उसने जूतों की पॉलिश का लेप उसके मुंह पर लगाकर पूरी की। उसके चीखने को नज़रअंदाज करता वो कपड़े चेंज करने वॉशरूम में बंद हो चुका था, लेकिन नहीं जानता था कि तायम ये तूफ़ान खड़ा कर देंगी। बाहर अदालत सज चुकी थी। वो कसूरवार ना होते हुए भी कसूरवार था, और यूँ किस्सा मुख्तसर वो मुजरिम ठहराया गया था। आहिन अलवी भींचे जबड़ों के साथ सर झुकाए नम बालों के साथ मौजूद था। हाथ की मुट्ठियाँ सख्ती से बंद थीं। ताई अम्मी मिशेल को समझाया करें, बेशक वो बच्ची है, लेकिन ऐसी हरकत भी अच्छी नहीं है। आहिन अब बड़ा हो चुका है। वो जब ऐसी हरकत नहीं करता तो मिशेल को भी कहीं गुरेज किया करे। इस सारे अमल के दौरान शहराम की मतानत ज़दा आवाज़ गूंजी। आहिन ने मान भरी नज़र से शहराम को देखा, जो संजीदा सा स्याह शर्ट और स्याही ट्राउज़र में मलबूस इस वक्त बहुत बुर्दबार सा लगा, जो मसला सुलझाना चाहता था। महताब को उसकी समझदारी पर रश्क महसूस हुआ। अपने भाई की गलती तुम्हें नज़र नहीं आ रही जो मुझे समझा रहे हो? देखो बच्ची का मुंह कैसे काला कर दिया। खुदा ना खास्ता कोई देख ले तो क्या सोचेगा। उनके लफ्ज़ों ने गोया आहिन को साकत किया था। उसे एहसास हुआ था कि वो भी गलत कर चुका है। मुंह काला करना, इस लफ्ज़ ने जैसे उसको झंझोड़ दिया था। स्याही मतलब गुमराही, तबाही। वो तो कभी बर्बादी का तमन्नाई नहीं हो सकता था। ताई अम्मी, सॉरी, आइंदा ख्याल रखूँगा। ना जाने वो क्यों चाहकर भी मज़ीद शहराम को कुछ कहने नहीं देना चाह रहा था। ठिठकी तो मिशेल भी थी। आहिन अलवी इतनी जल्दी हार मान गया, ये नामुमकिन सी बात थी। वो गैर संजीदा सा छोटा सा लड़का उससे इस वक्त बड़ा समझदार सा लगा था। ताई अम्मी बजाय आजिज़ बनकर समझदारी का मुजाहरा करती महज हूँ कहकर सर झटक गई थी। शहराम उसे लिए सादत को आंखों से सब ठीक होने का इशारा देकर अंदर की जानिब बढ़ गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो बच्ची है, लेकिन तुमने उसके मुंह पर जूतों की पॉलिश ही लगा दी। ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। तने जबड़े जैसे ही एक लख्त मुस्कुराहट में ढले सिंगल बेड पर गिरता, वो हंस हंस कर लोटपोट हुआ। शहराम ने ताज्जुब से उसे देखा। भाई उफ, मुझे समझ ही नहीं आई मैंने ऐसे क्यों किया, लेकिन अब मुझे सोच सोच कर हंसी आ रही है। क्या भूतनी लग रही थी, उफ काली चुड़ैल। शहराम ने एक बार फिर तासुफ से सर हिलाया। आहिन, तुम जितने गैर संजीदा बनते हो उतने हो नहीं, इसलिए मेरे सामने फालतू ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। शहराम समझ चुका था कि वो क्यों हंस रहा है। आहिन गोया हंसता ही चला गया, लेकिन फिर हंसी में जैसे तलखी सी उभर आई थी। भाई, ये एहसास कमतरी बहुत बुरी शय है। यकदम संजीदा होता वो बेड के किनारे पर कदरे फैल कर बैठा। स्याह हल्के नम बाल गर्दन पर पीछे गिरे हुए और ऊपर को उठे हुए थे। एहसास हमारे अंदर होता है और कमतरी हम खुद पैदा कर लेते हैं। तुम एक मुकम्मल इंसान हो, कोई कमी नहीं है, तो फिर क्यों कमतर समझ रहे हो खुद को? शहराम ने फ़ौरन उसे टोका था। भाई, वो मेरे दोस्त थे। जानते हैं उसने कितनी गलत हरकत की। इस डरबेनुमा घर में ताई अम्मी ने ड्राइंग रूम भी हमारे हिस्से में नहीं रहने दिया कि मैं अपने दोस्तों को वहाँ बिठा सकूं। उनकी हसद का भी अजीब आलम है।
लेकिन इस मिशेल ने उन्हें आज दरवाजे तक भी नहीं रहने दिया। न जाने वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं किस गंदे मोहल्ले का लड़का हूँ, किस गंदे घराने में पैदा हुआ हूँ। मज़ीद कसर मेरी ये शक्लो सूरत पूरी कर देती है। कच्ची उम्र की पक्की सोचें उसे हमेशा जकड़ लेती थी। शहराम सांस खारिज करता उसके पास दराज हुआ, एक बाजू कंधे के गिर्द फैलाया था। अपने बाल देखो, ऐसे खूबसूरत मेरे बाल होते तो मैं रोज़ इन्हें संवारता, इनको किसी को हाथ ना लगाने देता। स्याह चमकदार से बाल जिनकी चमक अपनी जानिब मतवज्जा करने का हुनर रखती थी। वो जब हाथ से उन्हें हल्का सा ऊपर करता तो उनमें चमकती वही ब्राउन रेशमी तारों की बारीक नोकें वापस उसके चेहरे पर आती, जिससे वो गंदमी सूरत एक खूबसूरत मुजस्मे की मानिंद लगती थी। उसके बाल नरम मुलायम और सिल्की थे। मुनासिब नाक नक्शा, गहरी स्याह सी आंखें पतले से चेहरे पर खूब जचती थीं, जबकि शहराम की आंखें गहरी ब्राउन सी थीं। इन स्याह आंखों का राज वो शायद नहीं जानता था कि वो उसकी स्याह चमकदार सहानत से पुर आंखें सबको कितनी अपील करती हैं। लोग उसे दुबले पतले लड़के को मुड़कर देखते हैं। शहराम इस हकीकत से आगाह था, लेकिन आहिन शायद ये आगाही भी नहीं चाहता था। वो शायद लोगों को परखना नहीं जानता था। वो मैट्रिक के पेपर देकर फारिग था। वो सबको लापरवाह लगता था, लेकिन वो छोटी लाओ बाली उम्र का गहरा सा बच्चा था जो एहसास कमतरी में घिर रहा था, और शहराम इस हकीकत से रफ्ता रफ्ता आगाह हो रहा था। तुम्हें एक्टर बनना है ना? वो जैसे उसकी दुखती रग छेड़ गया, तो खुद को मजबूत कर लो। आहिन बालों को ऊपर की आंखों में शिकवे भरे उसे ही देख रहा था। आप मेरी दुखती रग को बहुत बुरी तरह दबाते हैं, वो मसनूई शिकवा करता, जैसे शहराम को मजीद मुस्कुराने की वजह दे गया। सुबह उससे सॉरी कर लेना, शहराम ने कहना ज़रूरी समझा था। मेरा जिम में एडमिशन करवा दें, मैं सॉरी कर लूँगा। वो अलग सी फरमाइश करता बेड से उठकर बाहर निकल गया। शहराम जानता था वह आसानी से मानने वालों में से नहीं है। उसकी ये शर्त मानकर ही वो उसे गलती का एहसास दिला सकता था। वो बिला तामुल उसकी शर्त मान चुका था, क्योंकि वो हमेशा महदूद ख्वाहिशात रखता था। बेड से उठता वो बाबा से बात करने का अटल इरादा कर चुका था। इधर दिखाओ मुझे। फिश बाउल उसके हाथ से खींचकर उसने मिशेल को दूर धकेला। आहिन, ये मेरा फिश बाउल है, दो मुझे। नीचे ज़मीन से उठती वो बिना दर्द की परवाह किए उस पर झपटी थी, लेकिन वो बाउल ऊपर करता मिशेल की पहुंच से दूर करता लहराया था। अरे मैं देख ही रहा हूँ, इतनी बाउली क्यों हो रही हो? तीखे चितवनों से मिशेल को देखता वो बाउल में हाथ मारता मछली निकालने की कोशिश करने लगा। आहिन, मारना नहीं, देखो प्लीज़, मारना नहीं। उसको मछली निकालते देखकर मिशेल बेसाख्ता तड़पी। जानती थी वो बहुत जालिम बदतमीज़ है, जो मिशेल की चीज़ों की तबाही में वक्त भी नहीं लगाता था, और रात का बदला तो अभी बाकी था। क्या बदतमीज़ी है, देखने दो मुझे, फिर हम दोनों इसे फ्राई करके खाएंगे। मिशेल को बाजू से दूर करता वो मछली पानी में से पकड़ चुका था। आहिन, नहीं करो, भराई आवाज़ में बोलते हुए वो रोना शुरू कर चुकी थी। ओए पागल, तुम रो क्यों रही हो? ये लो पकड़ो। मछली उसके हाथ पर रखता वो बाउल साइड पर रखकर उसके पास बैठा था। आहिन, इसे पानी में डालो, ये मर जाएगी। मछली को हाथ पर से एकदम दूर उछालती वो चीखी थी। छोटी सी मछली ज़मीन पर गिरती उछलने लगी। अब तूने खुद ही तो कहा था कि इसे वापस दो, वापस दी तो अब तुम कह रही हो पानी में डालो। उसकी हालत से हिज उठाता वो संजीदा सा बोला। आहिन, तुम बहुत बड़े कमीने हो। उसे धक्का देती मछली की जानिब आई जो फर्श पर उछल रही थी। मिशेल उसको थामने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो मज़ीद उछलकर आगे बढ़ रही थी। बहराम उसको देखकर कहका लगाते हुए हंसता चला गया, जो रोती हुई मछली पकड़ रही थी। एकदम मछली का उछलना कम हुआ और एक जानिब गिरती वो शायद दम तोड़ चुकी थी। मिशेल की हिचकी बंदी थी। बेसाख्ता बहराम भी घबराया। मछली को पकड़ता वो सहन में लगे वाश बेसन की जानिब लाया और पानी खोलकर उसमें मछली को जल्दी से डाला। पानी मिलते ही बेसाख्ता मछली भी फुदक कर सांस ले रही थी। तुम कमीने हो, तुमने मेरी मछली को मार दिया। चीखती हुई मिशेल बेसाख्ता आहिन पर झपटी और उसके बाजू पर नाखून मारती खराशें डाल चुकी थी। ओए छोटी बला, क्यों चुड़ैल बन रही हो? जिंदा है तुम्हारी मछली। बाजू झटकता वो उसे दूर किए चीखा, जो रोती हुई सुर्ख हो चुकी थी। बाजू में उठती टीसों ने उसे मजीद गुस्सा दिलाया। मर गई है वो। मिशेल को अब भी यकीन नहीं था। हाँ, मर गई, मार दी मैंने, अब तुम भी दफ़ा हो। तेज़ी से उसकी जानिब आकर उसने बाउल उठाकर मछली वाला पानी मिशेल के सर पर फेंका। यख मामा। मछली की बू वाला पानी अपने ऊपर महसूस करती वो एकदम झटपटाई थी।
यकदम उबकाई महसूस करती वो रोते हुए अंदर की जानिब बढ़ी। छत से ये मंजर आहिन अलवी देखता एक बार फिर हंसता चला गया था। पहले से अब पालिश और अब मछली वाले पानी से नहलाकर भी उसके जलते दिल को सुकून नहीं आया था। अगले दिन बिना किसी इख्तलाफ के उसे जिम जाने की इजाज़त मिल गई। खुशी से वो शहराम अलवी के गले लगा। सब कहते हैं भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, लेकिन अगर भाई आप जैसा हो तो दुश्मन कोई कैसे बन सकता है। आप जैसे भाई तो हिम्मत होते हैं। मिशेल और महताब को देखकर मुझे गुमान होता है कि वो असली बहनें हैं भी या नहीं। जैसे पागलों की तरह लड़ती हैं, हैरत होती है मुझे। लेकिन आपको देखकर मुझे महज रश्क आता है। अल्लाह आपके जैसा भाई सबको दे। जज्बात से बोझल आवाज़, मेरा दिल नहीं था कि मैं तुम्हारा जिम में एडमिशन करवाता, क्योंकि फिर एक गंदी हरकत करके तुमने ताई अम्मी के अताब को आवाज़ दी है। शहराम ने उसे टोकना ज़रूरी समझा था। भाई मैं सिर्फ मछली देख रहा था, मुझे क्या पता था वो फिसल जाएगी। वो स्याह तारों में हाथ फेरे रुख मोड़े हुए बोला था। तुम देख रहे थे या फिर उसका कत्ल करने वाले थे? भाई मैं फ्राई करने की सोच रहा था, पर उस बदतमीज़ ने मोहलत ही नहीं दी। ये मिशेल फिशल बहुत ही बदतमीज़ है। मुकाबिल आहिन अलवी था, ढीठों का सरदार, जो आसानी से नहीं मानता था। शट अप, वो हल्का सा पंच कंधे पर मारते उसे घूर कर रह गया। किसी भी बात का असर लिए बगैर वो दोबारा से गले लगा था। अगेन थैंक्स। शहराम भी हल्का सा थप्पड़ मारे बाजू हायल कर चुका था। तुम 7th स्टैंडर्ड में प्रमोट हो गई हो, मुबारक हो। लगता है ताया अब्बा ने अच्छे खासे पैसे प्रिंसिपल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए हैं। हाँ वो तो करवा सकते हैं, आखिर मेडिकल स्टोर है उनका, पैसा तो बारिश की तरह बरसेगा। किचन में काम करते ताई अम्मी के हाथ थमे। हंडिया में चम्मच ज़ोर से फेरा गया। शोर की आवाज़ सुनकर वह तंजिया मुस्कुराया था। आहिन के जलते दिल पर ठंडी सी फुहार पड़ी थी। महताब तुम इतनी लायक हो, हर वक्त पढ़ती हो, कुछ इसको भी सिखा दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा। मिशेल ने दांत कचकचाए थे। मिशेल और महताब खिलाफ तवक्का आज अपने पोर्शन के लाउंज में मौजूद थीं। तभी आज आहिन को खुलकर खेलने का मौका मिला था। तुम्हें क्या मसला है अगर इसके बाप ने पैसे दे ही दिए? तुम्हारा बाप तो ये भी नहीं कर पाया कि कम से कम पैसे लगाकर तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दे। वही सस्ता गवर्नमेंट का कॉलेज, वही गंदी सी वर्दी और वही तुम्हारी गंदी सी शक्ल। ताई अम्मी की फराटे भरती जुबान ने गोया आहिन अलवी के खून में शरारे दौड़ाए। मेरे पापा ने कम से कम ताया अब्बू की तरह रिश्वतखोरी नहीं की। हमारे हिस्से पर भी कब्जा जमाकर बैठ गए। आहिन इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलता, सादत अलवी की आवाज़ पर यकलख्त मुड़ा। एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर उन्होंने आहिन के गाल को सुर्ख किया था। महताब और मिशेल अपनी जगह से उछली। ताई अम्मी के चेहरे पर भी शातिराना मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे उन्होंने इस थप्पड़ का भरपूर लुत्फ़ लिया हो। आइंदा भाई साहब के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। आहिन सुर्ख चेहरे के साथ उन्हें देखता रहा। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं मज़ीद तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूँ। सिदरा बेगम भी शोर सुनती बाहर आई। आहिन ने शिकवा गुनाह उन्हें देखा, जैसे कह रहा हो कि मेरा कसूर क्या है। वो माँ थी, आहिन की स्याह आंखों का शिकवा कैसे नहीं जान पाती। सादत आप गुस्सा मत करें, बच्चा है, मैं समझाऊंगी, आप प्लीज़ बैठ जाएं। वो उन्हें वहीं तख्त पर बैठने का कहती किचन की जानिब बढ़ गई। सादत साहब ने गर्दन बुलंद करके सामने पोर्शन की जानिब नज़र दौड़ाई। तख्त पर बैठकर उन्हें गर्दन हल्की सी बुलंद करके वो पोर्शन देखना पड़ता था। कहने को तो वो घर एक ही था, लेकिन एक गेट में 2 घर आबाद थे। वो 6 मरले का लंबा सा घर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा जैसे किसी महल का टुकड़ा लगता, जबकि एक हिस्सा जैसे किसी गरीब की कोठड़ी। 2 कमरे बदर अलवी ने वक्त रहते सादत के हिस्से में दिए थे, जबकि 2 कमरे और ड्राइंग रूम बड़े और लाडले बेटे के हिस्से में आए थे। अपने लिए उन्होंने बिल्कुल पीछे एक कमरा मुंतखब किया था, जो सादत के हिस्से में ही आता था। ज़वाहर अलवी ने वक्त के साथ अपना पोर्शन इस अंदाज में संवारा था कि ब्राउन गेट से अंदर आता शख्स भी ठिठक जाता कि ये मोहल्ले का ही लोहे का ब्राउन गेट वाला घर है। ज़वाहर के लाउंज में सोफ़े और टेबल सजे थे। दीवारें सफ़ेद पेंट से सजी थी, जबकि सादत के हिस्से में आम सा तख्त, जिस पर फूलदार चादर बिछाकर उस तख्त के टूटे हिस्सों को छुपाया गया था, और चंद कुर्सियाँ थीं। सादत बकौल दादा के मनहूस थे, उसकी किस्मत छोटी थी, तभी वक्त ने उन्हें तरक्की नहीं दी थी। जबकि ज़वाहर बुलंदी का नाम था, तभी आज एक मेडिकल स्टोर के ज़रिए वो दोनों हाथों से बैठे बैठे कमा रहा था, जबकि सादत के हिस्से में परचून की छोटी सी दुकान थी,
जो बदर अलवी ने एहसान के तौर पर उन्हें इनायत की थी। ताई अम्मी आहिन का लाल चेहरा देखकर पुरसकून हो चुकी थी। तभी वापस किचन में जाकर इत्मीनान से खाना बना रही थी, जबकि मिशेल अलवी भी जैसे इस थप्पड़ का लुत्फ लेती आराम से सोफ़ा पर फैलकर लेटी थी। उन सब में जो घबराई सी थी वो थी महताब, जिसे ये सब अजीब लगता था, जिसे माँ का रवैया हैरान करता था, जिसे बाप की सख्त गिरी दहलाती थी, जिसे मिशेल अलवी से बड़े होने के बावजूद भी खौफ सा आता था। अब्बू, कम से कम आप थप्पड़ तो ना मारते, जानते हैं वो आपकी डांट बर्दाश्त नहीं कर पाता, कुचा के थप्पड़। और वो जो भाई साहब के बारे में कह रहा था, उसके बारे में क्या कहोगे? शुक्र करो अब्बा जान ने नहीं सुना, वरना आज वो हाथ पकड़कर घर से निकाल देते। सादत साहब ने फ़ौरन सामने खड़े शहराम को टोका था। अब्बू, ताई अम्मी भी नाइंसाफ़ी कर जाती हैं, वो बच्चा है, कम से कम वही लिहाज करने, लेकिन शायद उन्हें भी आदत है बदतमीज़ी करने की। वो बावजूद ज़ब्त के बोल उठा। शहराम भाभी को मैं क्या कहूँ, तुम आहिन को समझाया करो, वो अभी रिश्ते की नोयत नहीं जानता, तभी इतनी बदतमीज़ी कर जाता है। वैसे भी उसे ज़ेब नहीं देता कि इतनी बदतमीज़ी करे। और तुम भी ज़रा उसकी साइड लेना कम करो, हमेशा उसकी हिमायत में आ जाते हो। अगर उसे डांटता हूँ तो किसी गलती पर ही डांटता हूँ। उन्होंने मुस्नुई खफगी से शहराम की जानिब देखा, जो कद में उनसे भी लंबा लगने लगा था। सादत साहब, अगर ये हिमायत ना करे तो आप तो इसे धुनक कर रख दें। सादिया बेगम की नरूठी सी आवाज़ फिज़ा में उभरी थी। लो जी, एक और हमायती आ गया, जाओ बुला कर लाओ। आपके छोटे सपूत से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता हूँ। 1 मिनट में थोड़ी सी माजरत चाहूँगी फिर से रुकावट के लिए। कहानी में ना जगह जगह नाम जो है वो किरदारों के बदल दिए जाते हैं या मुख्तलिफ लिख दिए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि राइटर से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो कहानी का आगाज़ है। इतनी भी कहानी आगे नहीं बढ़ी है कि नाम भूलना शुरू हो जाए। वालिदा का नाम शुरू में सिदरा बेगम था और अब बार बार सादिया लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह आहिन का नाम किसी जगह आहिन लिखा है और किसी जगह उसे बहराम भी कहकर मुखातिब किया गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे नाम याद रहें, लेकिन बाज़ औक़ात मुझसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि मैं एक रवानी से पढ़ रही होती हूँ, तो पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि ये जो है नाम गलत लिख दिया गया है। तो आप सब लोग भी इन बातों को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। अगर नाम की तब्दीली थोड़ी सी हो जाती है तो सिचुएशन के हिसाब से किरदार को समझ लीजिएगा कि किस किरदार की बात हो रही है। सिदरा बेगम की मंतक पर उन्होंने शहराम को देखा, जैसे कह रहे हो कि देख लो, माफ़ी की भी कदर नहीं। महताब, चाचू ने थप्पड़ कितना अच्छा मारा, हाय मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही रोज़ इस आहिन को थप्पड़ पड़ें तो तीर की तरह सीधा हो जाए। महताब हैरान को नज़रों से उसे देखती रह गई। क्या वो इतनी शफ़ाक़ थी कि बाप से एक बच्चे को थप्पड़ पड़वाकर मुस्कुरा रही थी, लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी? बोलो भी कुछ, मिशेल की आवाज़ पर उसने दोबारा उसके चेहरे की जानिब देखा, जो इस वक्त किसी भी एंगल से छोटी सी बच्ची का नहीं लगा। उसे वो चेहरा अपने पापा के चेहरे की तरह शफ़ाक़ लग रहा था। मिशेल, तुम हंसो तो मत, चाचू ने काफ़ी ज़ोर से मारा है, और ये भी तुम जानती हो कि मामा ने भी आहिन को बहुत गलत बोला था। भैं भैं मत करो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। कमाल बदतमीज़ी का मुजाहरा करती वो महताब को टोक कर खड़ी हुई। वैसे वो सच कह रहा था, तुम प्रमोट तो ऐसे ही हुई हो। महताब के दुरुस्त इंकशाफ पर मिशेल के माथे पर तेवरी नुमायां हुई। तो अगर हो गई प्रमोट तो तुम्हें क्या मसला है? ज़्यादा मेरे साथ ज़ुबान दराजी ना किया करो, वरना बाबा को शिकायत लगा दूंगी कि शहराम भाई के साथ तुम छुप छुप कर जाती हो। महताब का रंग यकदम फक हुआ। मैं छुप कर नहीं जाती, मैं मामा को बता कर गई थी। वो जैसे इल्ज़ाम पर तड़प सी गई, अपने किरदार पर छोटा सा छींटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम छुप कर ही गई, और अगर पापा को मैंने बता दिया तो तुम फिर रोते हुए सांस लेना भूल जाओगी। वो आहिन इसी लायक है कि उसे थप्पड़ पड़े। आइंदा अगर उसने बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं भी लिहाज भूल जाऊंगी। हाथ में थामा टैब वो सामने करती मुकम्मल उसमें गर्क हुई। लेकिन महताब गोया सुन रह गई थी। वो क्या इंकशाफ कर रही थी, महताब अलवी को समझने में दिक्कत ना हुई। वो कई सानिया मिशेल का मासूम चेहरा देखती रही थी। कैसे हो आहिन, ठीक तो नहीं लग रहे तुम? आहिन को इतने दिन बाद सामने देखती मिशेल की शरारती रग भड़की थी। भरपूर मजाक बनाती वो हंसी थी। उस दिन के थप्पड़ के बाद दोनों का सामना कम ही होता था। सुबह कॉलेज से डायरेक्ट इंस्टीट्यूट और फिर शाम को जिम के बाद वो लेट ही घर आता, ताकि ताया की फैमिली से कम ही सामना हो।
बेजारियत ने गोया आहिन अलवी के अंदर डेरा सा जमा लिया था। वो उसकी फजूल गोई को नज़रअंदाज किए आगे बढ़ा के वो फ़ौरन सामने आई। क्या हुआ? गाल में दर्द है? गहरी सब्ज़ आंखों में उस वक्त वाज़े तनफ़ुर था। आहिन ने लब सख्ती से भींचकर उसकी जानिब देखा। वैसे थप्पड़ बड़ा मज़े का था। आहिन को उस वक्त वो एक सफ़ाक चुड़ैल लगी थी। तुम्हारे रिश्वतखोर बाप ने तुम्हें आगे प्रमोट तो करवा दिया, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम जाहिल हो, जाहिल ही रहोगी। उसकी पोनी को खींचकर वो दूर धकेलता आगे बढ़ा। मिशेल धम से ज़मीन पर गिरी। अब भां भां करके रोने मत लग जाना, क्योंकि तुम्हें आदत है छोटी सी छोटी बात पर तमाशा करने की। उसके गिरने का भरपूर लुत्फ़ लेता वो अंदर की जानिब बढ़ गया। मिशेल गालियाँ देती आज फिर माँ से उसकी शिकायत करने वाली थी। एक नई जंग का आगाज़ फिर से होने वाला था और इस जंग से बेजारियत का मज़ीद पहलू आहिन अलवी की ज़ात में नमूदार होने वाला था। क्या हुआ? कुछ दिन से देख रहा हूँ कतराई सी फिर रही हैं। वो अभी एकेडमी से लौटा था, जहाँ वो पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता भी था। शाम, मेरा हाथ छोड़ो। मुकम्मल जुमला एक सांस में बोलकर हाथ झटका। उसे भी शायद अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, पर इतने दिन से आप कहीं नज़र नहीं आ रही थी। शुक्र है आज यहीं मिल गई। शाम, हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं कि मैं तुमसे जहाँ चाहूँ मिल सकूँ। आइंदा मेरा हाथ नहीं पकड़ना। क्या हुआ? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? शहराम की हैरत यकीनी थी। आहिन अगर मिशेल को कहीं ले भी जाएगा तो तब भी किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी मनकूहा है। बेशक वो छोटी है, उसे हकीकत का इदराक नहीं, लेकिन मेरा और आपका रिश्ता इतना मजबूत नहीं है। शहराम ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा, जो ना जाने किस जानिब उसकी तवज्जो दिलवा रही थी। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या हमारे दिल में चोर है, या फिर हम एक दूसरे के लिए मुकम्मल अजनबी हैं? जाना, हम कज़न्स हैं और कज़न्स में बेतकल्लुफ़ी आम होती है। मैंने क्या कभी आपसे इखलाक से गिरी बात की, या कोई ऐसी हरकत जिससे किसी को एतराज़ हो? आप मेरे लिए ताया अब्बू की बेटी और मेरी कज़न हैं। ये बात दिमाग में रखें, इससे ज़्यादा सोचने से गुरेज करें। वो आज पहली बार सख्ती से बोला था। महताब शिकवा कुना हुई, गोया एहसास दिलाना चाहा हो कि तुम शायद अब भी नहीं समझे। शहराम ने सवालिया अंदाज में अबरू उचकाई। आप मेरे कज़न हैं, मान लेती हूँ, लेकिन क्या कज़न्स को मोटर बाइक पर बिठाया जाता है? क्या उनसे छुपकर मिला जाता है? शहराम के माथे पर बल नुमाया हुए। क्या कहना चाहती हैं? किसने ये खन्नास भरा है, बताएं? किससे दोस्तियां बढ़ा रही हैं जो आपके दिमाग में ये फतूर भर रहा है? शहराम की ऊंची आवाज़ पर जाना ने मुट्ठियां भींची। मेरे दिमाग के खन्नास से पहले तुम्हें अपनी सोच का तज्जिया करना चाहिए। किस हक से जाना कहते हो? वो कदरे सख्ती से बोली कि शहराम महज उसे देख कर रह गया। कल कॉलेज जाकर देखता हूँ कि कैसी लड़कियों में आपका उठना बैठना है। आप बहुत बिगड़ रही हैं। वो जाना वाली बात नज़रअंदाज करता मज़ीद सख्ती से बोला था। आप मेरे बाप या शोहर नहीं जो मुझ पर हुक्म चलाएंगे या फिर मेरा कॉलेज वगैरह चेक करेंगे। महताब, वो कदरे सख्ती से बोला, जबड़े गोया तन से गए थे। जाना को लफ्ज़ों की संगीनी का एहसास शिद्दत से हुआ। इससे पहले वो कुछ बोलती, शहराम एक तुंदी नज़र उस पर डालता राहदारी से गुजरकर आगे बढ़ गया। आंसू यकलख्त गाल पर बहकर बेमोल हुए। शाम, कच्ची उम्र की पक्की मोहब्बत इंसान को वक्त से पहले तबाह कर देती है। समझ ले, मेरी तबाही भी शुरू हो चुकी है। शहराम के कमरे का बंद होता दरवाज़ा जैसे जाना को दिल पर एक ज़र्ब की मानिंद लगा था। बेकैफ से दिन गोया जाना को भी बेकैफ कर रहे थे। शहराम की नाराज़गी यकदम बढ़ी थी। न उसके बाद वो सामने आया, न जाना उसके कमरे की जानिब गई। शायद मिशेल की बातें गोया जाना के जहन को जकड़ गई थीं। वो ऐसी ही थी, किसी भी छोटी बात पर जकड़ जाने वाली, सोचों में घिरकर खुद को हल्कान कर देने वाली, अपने किरदार को साफ शफाफ रखने वाली। वो उजले चेहरे वाली महताब थी, जिसका दिल भी उसके चेहरे की तरह उजला था। लेकिन कुछ लोग शायद उसकी अपनी ही बहन उसे मैला कर देना चाहती थी। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन उसकी बात छोटी नहीं थी। भैं भैं, ये होमवर्क कर दो, मैं चच्ची से मिलकर आती हूँ। कापी उसके आगे फेंक कर हुक्मनामा जारी हुआ था। पुरसोच सी जाना चौंक कर सीधी हुई। मेरा टेस्ट है और तुम्हारा होमवर्क है, खुद करो। कापी दूर धकेल कर सपाट अंदाज से उसने मिशेल को देखा। मिशेल की गहरी सब्ज सी आंखें तैश ज़दा हुईं। जाना के हाथ में थामी बुक को उसने एक झटके में उठाकर दूर फेंका। तुम्हें मैंने जब कहा कि मेरा काम पहले, तो फिर इस बकवास का मकसद?
जल्दी से करो वरना मामा को बता दूंगी कि शहराम भाई। असली धमकी देती वो जाना को एक बार फिर से दहला गई थी। ये चंद लफ्ज थे जो जाना को जकड़ लेते थे। अब अपनी बकवास बंद करो, वो मेरा कज़न है, मैं क्यों छुप कर मिलूंगी। तुम्हारी वजह से वो नाराज़ हो गया है। वो तैश से खड़ी हुई। अच्छा हुआ नाराज़ हो गया है। अब मेरा होमवर्क कर दो, किसी को नहीं बताऊंगी। मिशेल ने कंधे उचकाए। क्या बताओगी? तुम मुझसे छोटी हो तो छोटी रहो। हैरत का मुकाम था अपने किरदार की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए वो 16 साला लड़की एक 12 साला लड़की से डर रही थी। होमवर्क करो, मुझे तुम्हारी ज़ुबान नहीं सुननी। बेजारियत के साथ बोलती वो अकबी दरवाज़ा अबोर कर गई थी। शायद वो हद दर्जा हसास थी या फिर दिल में उगती मोहब्बत की कोंपल ने शायद महताब अलवी को अपनी जगह चोर सा बना दिया था। आईने के सामने बाल सवारे शहराम अलवी ने नज़र अपने चेहरे पर डाली। दिल में गोया धक से कुछ चुभा था। सांवला सा हल्की दाढ़ी वाला चेहरा किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा नहीं करता था। ये महज उसकी सोच थी। कोई महताब अलवी से शहराम के बारे में पूछता तो वो बताती कि वो शख्स कितना कीमती है, लेकिन उसे कुछ भी तो खास नहीं लगता था उस शख्स में, न रंग न रूप। आहिन को हिम्मत देने वाला शहराम अलवी इस वक्त अपनी शक्ल देखकर अजियत में था। इर्द गिर्द खूबसूरती को देखता वो कभी कभी शिकवा को ना होता, लेकिन खुदा का खौफ आड़े आता जैसे हर शिकवा वो पसे पुश्त डाल देता। गहरी ब्राउन सी आंखें एक बार फिर चेहरे का भरपूर जायजा ले रही थी। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी के लिए रेडी था। चेकदार गहरी ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने वो कमरे से बाहर निकला जहां जाना खिलाफ तवक्का तख्त पर मौजूद थी। शहराम ने एक नज़र डालकर किचन की जानिब रुख फेरकर सिदरा बेगम को नाश्ते के लिए पुकारा था। मुकाबिल की बेरुखी पर जाना ने जैसे लब काटे। शहराम, मुझे तुमसे एक चैप्टर क्लियर करना था। हिम्मत जमा किए वो आखिर बोल ही बैठी। आप ताया अब्बू को कहेंगे किसी अच्छे ट्यूटर का इंतज़ाम कर लें, वो आपको अच्छे से सिखा दिया करेगा। मेरी यूनिवर्सिटी का मसला है और फिर मुझे ट्यूशन्स के लिए भी जाना होता है। शहराम, क्या हो गया है? एक चैप्टर की बात से समझा देना। सिदरा बेगम ने फ़ौरन उसकी हिमायत की। अम्मी, आप जानती हैं कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी आप। वो दानिस्ता बात अधूरी छोड़कर जाना को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। उसकी भंवरा सी आंखों में शर्मिंदगी की गहरी रमक थी। कोई बात नहीं, शुरू से तुमसे पढ़ती आई है तो जाहिर है अब भी तुम्हें कहेगी। सिदरा बेगम नाश्ते की ट्रे तख्त पर रखती, उसे भी आने का इशारा देती, दोबारा किचन में बढ़ी। मजबूत कदम लेता वह तख्त पर बैठा। सॉरी, जाना की मध्यम सी आवाज़ पर उसका हाथ थमा था। इट्स ओके, शाम को समझा दूंगा, परेशान मत हो। चाहकर भी वो नाराज़गी बरकरार नहीं रख पाया और ना ही कोई पिछली बात दोहराई थी। जाना के मामले में शायद उसका दिल अज़ली नरमी लिए वकूफ़ पज़ीर हुआ था। वो कंधे पर बैग लटकाए वहाँ से निकला था। दिल का बोझ कतरे हल्का महसूस करती वो जैसे मुतमईन हो चुकी थी। शहराम, जाना की पुकार पर उसने वो सर उठाकर सवालिया नज़रों से देखा। बोले, क्या समझ नहीं आया? जाना ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। वो पेन से दोबारा लिखने के लिए झुका ही था कि जाना ने बेसाख्ता उसके मजबूत हाथ पर अपना हाथ रखा। शहराम बेसाख्ता चौंका और हाथ गैर इरादी तौर पर दूर हटाया। क्या हुआ है? उसकी हरकत नागवारी के बावजूद वो नज़रअंदाज कर गया। शहराम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आवाज़ मामूल से ज़्यादा लड़खड़ाई सी थी। अगर चैप्टर के मुतालिक है तो ज़रूर कहो, लेकिन कोई फजूल गोई नहीं चलेगी। शहराम, आई लव यू। वो जैसे ज़िद्दी बनी, हर बात नज़रअंदाज करके अपनी मोहब्बत का इजहार पल भर में कर गई। लम्हा तो लगा था उसे उसकी बात को समझने के लिए। माथे पर बल नुमाया करके उसने पेन ज़ोर से फेंका और काउच से उठ खड़ा हुआ। फ़ौरन से पहले कमरे से निकल जाएं, वरना आज मैं सब लिहाज भूल जाऊंगा। रुख मोड़ता वो पेशानी मसले मुस्तरिब था। चेहरे पर पसीना नमूदार हुआ। शहराम, मैं मोहब्बत करती हूँ। आंसू कतार दर कतार बिला मकसद गाल पर बहे। शट अप, जस्ट शट अप। अपनी उम्र देखें और अपनी हरकत देखें। इसलिए इस दिन आपने बहस की थी। कौन सा मजबूत रिश्ता जोड़ना चाहती थी? ये गलीज़ रिश्ता, बताएं। वो चाहकर भी नागवारी नहीं छुपा पा रहा था। शहराम, मेरी बात सुनो। आप 16 या 17 साल की ही हैं, लेकिन आपके ये गलीज़ लफ्ज़ एक मैच्योर लड़की वाले भी नहीं हैं। वो उसकी बात दरमियान में ही काट गया। मैंने क्या कहा था? आप मेरी कज़न हो, ताया की बेटी। इससे बढ़कर कौन सा रिश्ता बनाना चाहती हैं? तैश से गोया सांस भी फूली थी। शहराम, मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे सिवा कोई अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता मुझे तुमसे
महताब यहाँ से जाएं, आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाइएगा। और सबसे अहम बात, बच्चियों पर ऐसी बातें सूट नहीं करती। 4 या 5 साल आपसे बड़ा हूँ, हमेशा एक कज़न की हैसियत से बढ़कर मैंने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। आप भी अपनी तालीम और अपने करियर पर तवज्जो दें। उसके लफ्ज़ों ने महताब को मज़ीद ज़िद दिलाई। मेरी ज़ुबान के साथ मुझे और कौन अपनाएगा, इस बात का जवाब भी दो। शहराम झटके से मुड़ा था। गहरी ब्राउन आंखें गज़ब का शिकार थी तो स्याह भंवरा सी आंखों में मोहब्बत का हलकोरे लेता दर्द था। यानी अपनी ज़ुबान की लड़खड़ाहट की वजह से आप मुझसे गलत रिश्ते की शुरुआत चाहती हैं। वो उसकी नफ्सियात समझ चुका था। जाना ने जैसे नज़र झुकाई। आप मेरी मोहब्बत को गलीज़ नहीं कह सकते। वो सटपटाई, गोया अपने ऐब को खूबसूरत रैपर में लपेट देना चाहती हो। आपकी ज़ुबान में हल्की सी लग़ज़िश है, आप चाहें तो इस पर काबू पा सकती हैं, लेकिन इस ऐब के साथ आप कम से कम अपनी ज़ात का वक़ार ख़राब मत करें। गहरा सांस लिए वो रुका था। जाइए यहाँ से, कुछ दिन में वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ मेरे सामने मत आना। 2 टोक अंदाज में वो उसे जाने का कहता कमरे से खुद ही निकल गया, क्योंकि शायद मज़ीद वहाँ रुकना उसे सांस रुक जाने जैसा लग रहा था। छत पर तेज़ कदमों से आता वो जैसे खुद को इस दुनिया से चंद पल के लिए ओझल कर लेना चाहता था। ये महताब ने क्या इंकशाफ किया था? क्या वो लड़की इतनी दिलेर हो गई थी? क्या उसने शहराम की गहरी ब्राउन आंखों का राज जान लिया था? लेकिन उसने तो कभी मुकम्मल आंख भरकर भी उसकी जानिब नहीं देखा था, तो फिर वो कैसे राज जान गई? क्या वो चेहरे पढ़ना जानती थी? क्या थी वो लड़की? शहराम को इस वक्त वो एक पहेली की मानिंद लगी। मैं ये नहीं चाहता था, मैं कभी भी नहीं चाहता था। वो सर नफ़ी में हिलाए जैसे हर हकीकत झुटला देना चाहता था। मुझे अपनी हैसियत अजबर है जाना, शायद आप नहीं जानती कि मैं वो देख चुका हूँ जो शायद आपने नहीं देखा। मैं ताया अब्बा की आंखों की नागवारी को महसूस कर सकता हूँ। ताई अम्मी की कड़वी कसीली सरगोशियाँ रोज़ मेरी समात सुनती और मेरी आंखें देखती हैं। आपकी ज़ुबान की लड़खड़ाहट का इल्ज़ाम मेरे सर पर एक तलवार की मानिंद लटकता है, जो रोज़ मेरी पेशानी पर नोक की मानिंद चुभती है। मैं मुजरिम हूँ और मुजरिम को कभी इनाम नहीं मिला करते, उन्हें सज़ाएं दी जाती हैं। एक गहरी थकन सदा सी सांस हवा के स्पुर्द करता वो जैसे अंदर की खोलन को कम कर देना चाहता था। उसे यहाँ से जाना ही था, अब वो यहाँ नहीं रह सकता था। वो उस लड़की को रोग लगते नहीं देख सकता था। वो अभी कामयाबी की दहलीज पर कदम जमा रही थी। वो उसे कदम जमाने से पहले लड़खड़ाते हुए नहीं देख सकता था। उसे यहाँ से चले जाना ही बेहतर लगा था। वह आज उस कमरे से निकलते हुए शायद अहद कर आया था कि वह जाना के सामने अब नहीं आएगा। उसे कामयाबी की अनोखी मसंद पर बैठे देखकर ही लौटने का अहद कर चुका था। लेकिन कुछ अहद टूट जाते हैं, उन्हें हम तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो टूटने का मौजिब बन जाते हैं। थके कदम लिए वो कमरे से निकल तो आई, लेकिन शायद अपना दिल वहीं छोड़ आई थी और दिमाग में बस एक लफ्ज़ लिए वापस आई थी, अपनी ज़ात का वक़ार ख़राब मत करें। यानी वो खुद अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी ज़ात का वक़ार उस बेमहर शख्स के कदमों में रोंद आई थी। वो 16 साल की थी। क्या 16 साल लड़की को ये ज़ेब देता था कि वह अपने कज़न को इतनी दीदा दिलेरी से प्रपोज़ करे, जिसने हमेशा उससे एक फ़ासला रखा था, जिसने हमेशा एक बच्ची की मानिंद सलूक किया था, जिसने एक उस्ताद की मानिंद उसकी रहनुमाई की थी, लेकिन वो उसकी रहनुमाई, उसके शफ़क़त भरे सलूक को मोहब्बत का नाम दे बैठी। दिल ने गोया उसे तनबीह की थी कि थम जाओ, कदम रोक लो, लेकिन दिमाग कह रहा था वो घूमना फिरना, वो उसे हर चीज़ के लिए पुकारना, वो क्या था? क्या वो मोहब्बत नहीं थी? क्या वो टाइम पास था? क्या था वो सब? सोचें थी कि उसे उलझा रही थी। खूबसूरत 2 बेड वाला कमरा उसे एक जिंदान की मानंद लग रहा था। कमरे की रंगीन तितलियों से सजी दीवारें उसे सांसें तंग करती बर्फ़ की सिल की मानंद महसूस हुई थी। ठंडक सी वजूद में डेरा जमाने लगी, वो ठंडक जो उदासी दिला रही थी। उसने बेसाख्ता मिशेल की जानिब देखा, जो बेफिक्री से बेड पर आड़ी तिरछी लेटी ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। उसके चेहरे पर अलवही सुकून था, जो शायद महताब के चेहरे से रूठ कर मिशेल के पास चला गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसे कभी शहराम अलवी से इजहार कर देगी, लेकिन ये इजहार करवाने की वजह अगर कोई था तो वो थी मिशेल अलवी। हाँ, वो 12 साला मिशेल अलवी, जिसकी छुप छुप कर मिलने वाली बात उसके दिल में जैसे खुब सी गई थी। इस एक छुप कर मिलने वाली बात को वो मोहब्बत समझ बैठी थी। यानी ये मोहब्बत ही थी जो शहराम उसे हर जगह ले जाता था, उसके हर मामले की खबर रखता था। लेकिन शहराम ने तो कुछ और कहा था। उसने तो कहा था
अपने वकार को बेवकूफ़ मत करो। यानी उसकी मोहब्बत को वो भाड़ में झोंक गया था। महताब का दिल किया वो 12 साला मिशेल अलवी का सुकून बर्बाद कर दे। उसे झंझोड़ कर उठाए कि तुम तो कहती थी मामा को बताऊंगी, शहराम से छुप छुप कर मिलती हो, उसके साथ बहाने बनाकर बाहर जाती हो। क्या ये मोहब्बत में होता है? क्या वो महज कज़न समझता था? तो क्या मिशेल झूठी थी या फिर मिशेल की बचकाना बात को अपने तरीके का मतलब अखज़ करने की आदत थी? वो सच में चला गया था। सुबह उठते ही पहली खबर थी जो महताब ने सुनी थी, यानी वो अपने अहद का सच्चा निकला था। उसने धुतकार दिया था, नहीं धुतकारा नहीं, शायद उसके वकार को सलामत रहने दिया, उसे खुद से नज़र मिलाने के काबिल रहने दिया, क्योंकि अगर वो सामने रहता तो उसकी अफसोस करती निगाहें महताब को खुद से निगाह मिलाने के काबिल नहीं छोड़ती। चलो अच्छा है एक बला तो टली, वरना सुबह शाम उस लड़के को देखकर मुझे तुम्हारी ज़ुबान का गम खाए जाता था। उसका कमरा समेटती शबाना बेगम गोया अपनी ज़ुबान की जरासीम भी कमरे में बखेर रही थी। जाना को वो जरासीम ही लगे। आंखों के सामने कमरे में नाचते बदरंग से कीड़े जो उसकी माँ के मुंह से निकल रहे थे। जाना का दिल चाहा वो कानों पर हाथ रख ले, अपनी माँ की ये आवाज़ कभी ना सुने जो वो शहराम अलवी की शान में बुलंद करती थी। मिशेल स्कूल जा चुकी थी। उसने तबीयत का बहाना बनाकर छुट्टी की थी। जल्दी उठो, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। वो बिना उसका सफ़ेद बेतासुर सा चेहरा देखे कमरे से निकल गई थी। उनके लिए बच्चों की आला खुराक, आला रहन सहन अहम था। उनके लिए ये अहम नहीं था कि बच्चों के दिमाग में क्या फतूर पल रहा है। कसलमंदी से उठती वो पाँव में चप्पल उड़ से लाउंज की जानी बढ़ गई। अब इतनी भी सहूलत इस घर में मौजूद नहीं थी कि हर कमरे में मुल्ही का वाशरूम होता। चची, शहराम इतनी जल्दी हॉस्टल में शिफ्ट भी हो गए, मिलकर भी नहीं गया। न जाने क्यों दिल की तस्दीक के लिए वो चची के पोर्शन में चली आई थी। उस हिस्से में कदम रखते ही खालीपन का एहसास उसे शिद्दत से हुआ, लेकिन न जाने क्यों सब झुटलाती वो चची से पूछ बैठी, बेटा वो तो काफ़ी दिन से कह रहा था कि यूनिवर्सिटी दूर पड़ती है, फिर मज़ीद कसर वो ट्यूशन्स ने पूरी कर दी, इसलिए चला गया। मसरूफ़ सी वो महताब का चेहरा नहीं देख सकी, जिसका सफ़ेद चेहरा दिल के खालीपन का अक्कासी था। वो देखती भी कैसे? वो सादा सी खातून नहीं जानती थी कि शहराम अलवी की जाने की वजह महताब अलवी ही थी। वो नज़र उठाकर जीने के काबिल छोड़कर चला गया था। शायद उसने एहसान किया था, लेकिन अब तो दिल दर्द और यासियत में डूबा था। अभी शायद उसे इस एहसान का एहसास नहीं हो पाता। चची, आंसू को अंदर धकेलती वो बेसाख्ता पुकार कर करीब हुई। क्या हुआ? उन्होंने सादगी से मुस्कुराकर उसे देखा। चची, मुझे अब कौन पढ़ाएगा? वो रुहासी सी होकर बोली। उन्होंने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूमकर सीने से लगा लिया। चची, मेरी पढ़ाई। वो फिर से वही अल्फाज दोहराती आंसू हलक में इकट्ठे करने लगी थी। दिल के दर्द को अपनी असली परेशानी में लपेटकर वो जैसे सिदरा बेगम के हवाले करना चाह रही थी। वीकेंड पर आया करेगा, फिर पढ़ लिया करना। जानती तो हो तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। उनके लफ्ज़ तो आम थे, लेकिन जाना को वो लफ्ज़ बर्छी की मानिंद लगे। वो कर गुजर गया था, वो चला गया था, लेकिन जाना शायद यकीन नहीं करना चाहती थी। वो झुठलाना चाहती थी कि वो अभी लौट आएगा। अपनी क्लास लेकर वो बैग कंधे पर लटकाया भी बाहर ही निकला था कि सामने आते लड़के से टकराया। वो करीबन 22-23 साल का लड़का था, खुश शक्ल सा, ऊंचे कदकाठ का हामिल। ध्यान से बरो किसके ख्यालों में गुम थे। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने सहारा देकर बचाया। शहराम ने ताज्जुब से उसे देखा, जिसका अच्छा लिबास जाहिर कर रहा था कि वो किसी अच्छे घराने से है। ये एलीट क्लास का लड़का उससे कैसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा था? शहराम की हैरत बजा थी, क्योंकि गुर्बत की हल्की सी बू तो उसके कपड़ों से जाहिर हो जाती थी। मज़ीद कसर उसकी गंदमी सी रंगत पूरी कर देती थी। गुर्बत की एक ख़ास बू होती है जिसे अमीर लोग पल भर में पहचान जाते हैं। गरीब शख्स उस बू का इतना आदी हो जाता है कि उसे इस बू का एहसास भी बाकी नहीं रहता। लेकिन शहराम अलवी ये बू हर रोज़ सूंघ कर अपनी हैसियत को याद रखना चाहता था। मैं काफ़ी दिन से देख रहा था, सोचा तुमसे बात कर लूँ, लेकिन फिर तुम्हारा ये संजीदा चेहरा देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस शेर को छेड़ दूँ। खुश अखलाक़ी का शदीद मुज़ाहरा करता हुआ शहराम अलवी को अच्छा लगा। उप्स, मैं अपना नाम बताना तो भूल गया। मुकाबिल ने उसकी उभरती आंखों में सवाल को फ़ौरन पढ़ा। मेरा नाम मोइज़ रऊफ़ है। मैं भी तुम्हारी तरह मीडिया का ही स्टूडेंट हूँ। वैसे कोई ख़ास वजह इस फील्ड के इंतखाब के लिए? उसने अबरू उचकाए शहराम को देखा। शहराम उसका हवाला समझ चुका था। ब्रो, बुरा मत मानना, मैं बंदा ज़रा साफ गो हूँ, मुंह पर बात करने वाला। मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा,
लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये तुम्हारी शख्सियत से मैच नहीं कर रहा। तुम अच्छे खासे हो लेकिन ज़रा भी वर्सटाइल नहीं हो। शहराम के चेहरे पर ताज्जुब ही ताज्जुब था। उसे कहीं से नहीं लग रहा था कि ये उनकी अचानक पहली सी मुलाकात है। शहराम को हैरत उसे अपना अच्छा खासा कहने पर हुई थी। आओ कैंटीन चलते हैं, वहाँ मिलकर बात करेंगे। उसका कंधा थपथपाता वो साथ चलता कैंटीन की जानिब बढ़ गया था। तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। मोइज़ की आवाज़ पर गहरी ब्राउन सी आंखें सामने उठी। मेरा नाम शहराम अलवी है। शहराम की भारी आवाज़ पर मोइज़ ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली थी। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है मगर तुम्हारी शख्सियत से मैच नहीं करता। मोइज़ ने एक बार फिर साफ गोई का मुजाहरा किया। मेरी शख्सियत क्या है क्या नहीं मैं बेहतर जान सकता हूँ। शहराम के ज़ब्त ने जैसे आखिरी हद पार की थी। मोइज़ कतरे मुस्कुराकर हाथ उठा चुका था, जैसे जताना चाह रहा हो कि कूल हो जाओ। तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन तुम अपनी कदर नहीं करते शहराम। वो खलंडरा सा खुश शक्ल लड़का न जाने कैसे उसकी ज़ात का तज्जिया करता जा रहा था। शहराम को हैरत के साथ साथ हल्का सा तैश भी आया। मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी कि मेरी ज़ात का कोई गहरा तज्जिया करे, तो टोक अंदाज में कहता वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन मोइज़ ने बाजू थाम कर उसे दोबारा बिठाया था। दोस्ती के आगाज़ में लड़ाई होना दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाता है, क्योंकि आप हमेशा उनसे लड़ते हैं जो आपके दिल के करीब हों। मोइज़ की गहरी बात पर जाना का अक्स तसव्वुर की स्क्रीन पर लहराया। चेहरे पर जैसे फरहत बख्श सा तासुर उभरा था। उसे सोच लेना भी शहराम अलवी को पुरसकून सा कर देता था। हमारी दोस्ती कब हुई? शहराम की हकीकत पसंदी पर उसने उनाबी लबों को हल्का सा फैलाया। जब मैंने तुम्हें बाजू से पकड़कर रोका तो समझ तो हमारी दोस्ती हो गई। अब तुम समझो या ना समझो। कंधे उचकाए वो उसे लाजवाब कर गया। तुम दी वन हॉस्टल में रिहाइश पजीर होना। वो लड़का शायद उसके बारे में तमाम मामूलात जानकारी रखता था। शहराम ने बिला ताज्जुब इस बात में सर हिलाया। अपने साथ वाला बेड खाली करवा लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहने आ रहा हूँ। उसकी गैर मुतवक्का बात पर शहराम अलवी महज उसे देख कर रह गया, लेकिन वो अनजान बनता सैंडविच की बाइट लेने में मशगूल हुआ था। भाई के बगैर घर कितना उदास सा है। आहिन की आवाज़ पर महताब के हाथ के साथ दिल भी रुक कर धड़का था। उसका जिक्र आए और महताब की धड़कन न थमे नामुमकिन सी बात थी। मुझे तो कोई उदासी नज़र नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे घर में रश कम नज़र आ रहा है। अजली दुश्मन मिशेल अलवी ने बालों की पोनी झटक कर आंखें घुमाए आहिन की जानिब देखा। मिशेल को देखते ही मुंह हलक तक कड़वा हुआ। बहुत कम उसका सामना करता था। उस दिन से तो बहुत कम ही हो गया था जब उसने राख वाला पानी उस पर फेंका था। उस पानी की वजह से जो नुकसान बहराम अलवी का हुआ था वो कोई नहीं जान सकता था। और फिर बाप से थप्पड़ खाकर वो मज़ीद मुतनफ़र हो गया था। उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई थी। उसके वो ख़ास दोस्त जो उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे, वो उससे रवाबत ख़त्म कर चुके थे। इससे बढ़कर नुकसान क्या होता कि वो कॉलेज में तन्हा रह गया। उसके 4 दोस्तों का अलग ग्रुप बन गया था और वो तन्हा एक जानिब रह गया। और तन्हाई इंसान को दीमक की तरह चाट जाने वाला काम करती है। तुमसे मैंने बात की जो तुम मेरे मुंह लग रही हो। काटदार लहजे में वार्न करता हुआ दोबारा महताब की जानिब मतवज्जा हुआ, जो पसमर्दा सी थी, जिसके सफ़ेद गाल मज़ीद सफ़ेदी में ढल रहे थे। गोया उस शख्स का जाना महताब अलवी को निचोड़ रहा था। वो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देकर नहीं गया था। इससे बढ़कर महताब के लिए अजियत क्या होती। वो शख्स जो कभी उसे एक सख्त नज़र से भी नहीं देखता था, वही शख्स उसे निकल जाने का कहकर गया था। यानी वो अपनी इज्जत नफ्स गंवा चुकी थी। महताब ने तो उदास होना ही है। उसका पार्टनर जो चला गया, जो उसे हर जगह लेकर घूमता था, जिससे महताब छुप छुप कर न जाने क्या पढ़ती थी। वो फितरतन माँ की कॉपी थी, तभी उन्हीं की ज़ुबान इस्तेमाल करती थी। वो लाख लाउबाली से ही, लेकिन उसकी फितरत में दूसरों को ऐज़ा पहुँचाना ही था, जैसे वो आहिन को पहुँचाती थी, जैसे इस वक्त महताब को दे रही थी। महताब का खून उन लफ्ज़ों पर खुश्क हुआ। तनफ़्फुर तो आहिन के जहन में भी उभर आया। तुम्हें तमीज़ नहीं है? क्या छुप छुप कर मिलती है? ये क्या बोल रही हो? आहिन की आंखें कुछ ज़्यादा ही स्याह हुई थीं। तुमसे मैंने बात की, जो बकवास कर रहे हो अपनी औकात में रहा करो। रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ क्या है औकात मेरी। आगे बढ़कर उसने मिशेल को धक्का दिया। वो झटका खाए नीचे गिरी कि महताब की चीख उभरी। महताब भी घबराई से उठ खड़ी हुई। मिशेल को उठाए उसने आहिन को घूरा था। मेरे भाई के बारे में ज़ुबान चलाने से पहले अपनी ये चोट याद रखना। बाजू पर लंबी सी खराश उसकी जानिब इशारा किए वो एक और धक्का मारकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। मिशेल अलवी से नफ़रत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। न जाने इस नफ़रत की इंतहा क्या होती।
मिशेल ने उसकी पुश्त को सब्ज गीली आंखों से घूरा था। अगले दिन मोइज़ रऊफ उसके कमरे में मौजूद था। शहराम ने बिल्कुल भी ताज्जुब जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो उसकी फितरत को कल ही समझ चुका था। वो सर पर सवार होने वाला इंसान है। ब्रो, शाम को मेरे साथ सैलून चलना, कुछ ज़रूरी काम है। बेड पर दराज होता वो बेतकल्लुफ़ी से गोया हुआ। शहराम जानता था वो क्यों ऐसी बात कर रहा है। मुझे अपनी शक्ल सूरत और अपनी शख्सियत को निखारने के लिए मसनूई सहारों की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। शहराम के दो टोक अंदाज पर वो चित लेटा। मेरी आंख पता है क्या देख रही है? अब्रू उचकाए उसने शहराम को देखा, जो बेजार सा था। शहराम अलवी अनकरीब टॉप मॉडल बनने वाला है। न तुम न एक्टर बनोगे, न कोई और शोबा ज्वाइन करोगे, तुम मॉडल बनोगे, टॉप मॉडल। और जानते हो, तुम्हें अपनी शख्सियत को निखारने के लिए मसनूई सहारों की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होगी। तुम्हें किसने कहा कि मैंने ये फील्ड इसलिए ज्वाइन की कि मुझे मॉडल, एक्टर या फिर न्यूज़ कास्टर बला बला बनना है? बुक साइड पर रखता वो तलखी से गोया हुआ। मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे आम इंसान रहना है, जो कि मैं हूँ। शहराम, तुम में नाउमीदी नहीं है, लेकिन तुम नाउमीदी अपने अंदर पैदा करना चाहते हो। तुम खुद को नाउमीदी के दायरे में कैद कर लेना चाहते हो। उसकी गहरी सी बात पर शहराम ने नज़र का रुख फेरा। शाम को रेडी रहना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अगर ना गए तो उठा कर ले जाऊंगा। धमकी देता वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। सर झटकता वो दोबारा किताब की जानिब मतवज्जा हुआ, जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी काम उसके लिए कोई ना हो। उसकी भला से मोइज़ भले बोलता ही रहे, वो तो अपनी धुन का पक्का शख्स था। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो साथ चल तो रहा था, लेकिन ज़ुबान भी साथ साथ चल रही थी। उसने अपना कहा सच कर दिखाया था। स्पोर्ट्स कार का दरवाज़ा खोलकर उसने कदरे झुककर उसे बैठने का इशारा दिया। शहराम ने एक घुरी उस पर डाली। वह सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार उसकी हैसियत से बहुत ऊंची थी। मोइज़ रऊफ भी उसकी हैसियत से काफ़ी बुलंद शख्स था, लेकिन वह बुलंद तरीन शख्स न जाने क्यों एक कम हैसियत लड़के से दोस्ती बढ़ा लेना चाहता था। तुम क्यों मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हो रहे हो? मुझे तुम पर एतबार नहीं है। कदरे जिच होता वो गेट पर हाथ मारे मुड़ा था। एतबार वक्त दिलाएगा और मैं मुसल्लत नहीं होता। बस जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता। समझ लो तुम मुझे इतने अच्छे लगे हो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मोइज़ की गहरी दिलकश अल्फाज शहराम अलवी की समात को एक मीठी सरगोशी की मानंद लगे। ये तो एहसान हुआ, वो सांस खारिज करता महज यही कह पाया। तसीब करो, एहसान नहीं, ये मेरा तुम्हारे लिए ख़ास प्यार है, ऐसा प्यार जो मैं हर किसी पर नहीं जताता। कंधे उचकाते हुए वो बोलता शहराम को ना जाने क्यों मशकूक सा लगा। गहरी ब्राउन आंखों ने ऊपर से नीचे लेकर उसका जायज़ा लिया कि वो सर हल्का सा पीछे गिराए हंसता चला गया। बहुत दूर का सोच लेते हो, मैं लड़का ही हूँ। कंधे पर हाथ मारते उसने बराबर आंखों में देखा। शहराम ने पहली मर्तबा उसकी आंखों को जांचा था। वो आहिन की तरह स्याह आंखों का हामिल दिलकश सा शख्स था, जिसके मुस्कुराते लब अलग ही दास्तान रकम कर रहे थे। न जाने क्यों आहिन की याद शिद्दत से आई थी। वो भी तो ऐसे ही उसके करीब आ जाता था। तुम्हें मेरे स्याह रंग से उलझन नहीं होती? गहरा जब्त करता वो खुद ही अपनी ज़ात के बखिए उधेड़ते हुए बोला। मोइज़ की गिरफ्त यकलख्त ढीली हुई, आंखों में तैश नुमाया हुआ, गोया उसकी बात नागवार गुजरी हो। तुम स्याह नहीं, गंदमी हो, और तुम इंसान हो, कोई गलीज जानवर नहीं जिससे उलझन महसूस की जाए। कल से लेकर आज पहली बार वो शख्स खुरदरा सा बोला था। तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें भी ये हक नहीं दूंगा कि तुम मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बकवास करो। तुम्हारी वजाहत, खूबसूरती सब छुपी हुई है, जिसे निखारने ही आज मैं तुम्हें हेयर ड्रेसर के पास ले जा रहा हूँ। यकीन करो तुम्हारा नुकसान हरगिज़ नहीं होगा। वो एक बार फिर उसके करीब आया। उसके वजूद से उठती महंगे तरीन परफ्यूम की महक शहराम अलवी को इस वक्त उसके वजूद जैसी दिल फरेब लगी थी। वो यकीनन मुनफरिद शख्स था। वो महज सरस बात में हिलाए गाड़ी में सवार हुआ। मोइज़ उसकी फितरत शायद जान चुका था। यकीनन आगे जाकर उसे डील करना आसान होने वाला था। आह जालिम, मार डाला, क्या लग रहे हो ब्रो। सीने को दबोचे वो कदरे झुका था। मोइज़ की मुबालगा आराई की हद पर उसने आंखें घुमाई। कसम से दिल लट्टू हो रहा है, कोई एक धुलाई में इतना भी निखर सकता है। उसके करीब आता वो शरारत पर आमादा हुआ। शहराम ने झंझलाकर कदम पीछे किए थे। अरे मुझसे क्या डर रहे हो ब्रो? आंख दबाए वो एक अदा से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला। शहराम झरझरी लिए चंद कदम पीछे हुआ था। उसके वाज़े पीछे होने पर मोइज़ का कहकहा बेसाख्ता था।
اف شرمیلے لڑکے 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ایک نیا شہرام علوی معیز رؤف کے سامنے تھا۔ ایک ترتیب سے سجی ہلکی پھلکی سی داڑھی گندمی رنگت اس وقت فرحت بخش سا روپ دے رہی تھی۔ گہری براؤن آنکھوں کی چمک واضح ہوئی تھی۔ بالوں کو شیمپو اور بلو ڈرائی کر کے اوپر کی جانب سیٹ کیے وہ مڈل کلاس شہرام علوی سے بالکل الگ تھلگ ایک ایلیٹ کلاس لڑکا لگ رہا تھا، اور یہی معیز رؤف چاہتا تھا۔ وہ شہرام علوی کو بدل دینا چاہتا تھا۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس شخص سے انسیت ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ چاہا کہ اس سے بات کرے، لیکن اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر معیز رؤف کے اندر کی ہمت مفقود ہو جاتی تھی۔ لیکن کل کے ٹکراؤ میں اس نے ساری ہمت کو جمع کر کے زبردستی شہرام علوی کو قابو کیا تھا۔ چکنے گھڑے معیز نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ایک نام دیا تھا۔ شہرام نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کی گھوری کا بھرپور لطف لیے وہ ایک بار پھر ہنستا چلا گیا تھا۔ مجھے وجہ بتاؤ، تم کیوں مجھے سنوارنا چاہتے ہو؟ وہ اب بھی اسی سوال پر رکا تھا۔ کیونکہ مجھے ایک بھائی کی ضرورت تھی، ایک دوست کی ضرورت تھی۔ مجھے اس دوست کی ضرورت تھی جو اپنی ذات میں گم اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ بھی دوسروں کو متوجہ کر لیتا ہے۔ سمجھ لو میرا دل بھی تمہاری جانب متوجہ ہوتا چلا گیا، اور جانتے ہو وہ منہا بھی تمہیں دیکھتی ہے۔ اب تو کہیں دل ہی نہ ہار جائے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ ہلکا سا جھکا۔ کون منہا؟ شہرام متجسس ہوا۔ ارے وہی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی ہے، کافی دلکش لڑکی ہے۔ اس نے خاطر خواہ معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو دیکھنے دو، اس نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ارے وہ تو کیا دیکھے گی، میری نگاہ ہی اس خوبروئی سے نہیں ہٹ رہی۔ کیا کوئی اتنا بھی نکھر سکتا ہے؟ میں کیا کوئی لڑکی ہوں؟ شہرام نے چڑ کر پوچھا۔ تم میرے چکنے گھڑے ہو جو ہاتھ سے کب پھسل جائے پتہ بھی نہیں چلے۔ اس کے دونوں گال کھینچ کر معیز نے اسے مزید چڑھایا تھا۔ اب چلو، اس زبردستی کھینچتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ پیسوں کی بابت کے بارے میں استفسار نہیں کر سکتا تھا، لیکن شہرام علوی اپنے اصولوں میں اٹل تھا۔ یہ قرض بھی وہ وقت آنے پر چکانے والا تھا۔ برو، آج تو لوگوں کو دکھانے کا دن تھا، تم تو منظر پر آنے سے پہلے ہی اوجھل ہو گئے۔ ہاسٹل میں داخل ہوتے ہی معیز اسے سامنے ہی نظر آیا، جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ معیز اس کے ہم قدم ہوا۔ آج یہ تمہاری خوبصورت لک ہی تو لوگوں کو تمہارا دیوانہ بنانے والی تھی۔ جاتے ہو، وہ سینہ بھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ اس نے آج پھر ذکر چھیڑا تھا۔ پلیز تم ٹاپک چینج کر سکتے ہو؟ شہرام زج ہوا۔ شیور، لیکن تم بہت ہی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اف، میں کیا کروں؟ اس کی چمکتی جلد کو دیکھ کر معیز کی شرارت کی رگ بھڑکی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کا گال کھینچ کر چند قدم آگے کھسکا۔ یہ چھچھوری حرکت اگلی بار کی تو ٹانگ مار کر اپنے کمرے سے باہر پھینک دوں گا۔ اسے ہلکا سا دھکا دے کر وہ اوپر کی جانب بڑھا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ معیز شرٹ کو ٹھیک کرتا کھلنڈرا سا ہنس کر اس کے برابر آیا۔ یار، اتنی چکنی جلد تو لڑکیوں کی بھی نہیں ہوگی جتنی تمہاری محض ایک فیشل اور ٹریٹمنٹ سے ہو گئی۔ سوچ لو، اگر اگلی بار تمہیں مزید سنوارنے کے لیے لے گیا تو شاید میں اور میرا دل دونوں بے قابو ہو جائیں۔ تم مجھے زج کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ میں یہ ہاسٹل ہی چھوڑ جاؤں۔ تو دھرتی پہ چاہے جہاں بھی رہے گا، تجھے تیری خوشبو سے پہچان لوں گا۔ معیز کی غیر متوقع رد عمل پر شہرام کا قہقہ بے ساختہ تھا، اور معیز اس کی ہنسی دیکھ کر جیسے کچھ ریلیکس ہوا۔ یار کیا ہو تم؟ ایسے تم لگتے نہیں جیسے تم حرکتیں کر رہے ہو۔ میری پہلے کبھی تم پر نظر نہیں پڑی، نہ کلاس میں نہ گراؤنڈ میں۔ پھر اب تم کون سے کونے سے نکل کر آئے ہو؟ برو، میں پہلے یونیورسٹی غیر دلچسپی سے آتا تھا، پھر مجھے ایک دلچسپ شے مل گئی تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ قصہ تمہیں پھر کبھی سناؤں گا، ابھی چلو نا بابو۔ ایک بار پھر آخر میں لہرا کر بولتا وہ بازو شہرام کی گردن کے گرد حائل کر گیا۔ شہرام نے مزید کریدنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ اسے بھی شاید اس کی فطرت کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رفتہ رفتہ حقیقت سے آگاہ کرنے والا شخص تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دن بند مٹھی ریت کی طرح پھسلے، وقت کی رفتار بڑھنے لگی۔ سوئیاں آگے بڑھتی وقت کے تھال میں یادیں قید کیے اب بھی آگے کی جانب ہی گامزن تھیں۔ پیچھے کا رخ گھڑی نے کبھی بھی کرنا نہیں سیکھا۔ سعادت صاحب دکان سے گھر اور گھر سے دکان میں مصروف تھے۔ زوار صاحب کی بھی یہی زندگی تھی۔ گھر میں آج کل خلاف توقع خاموشی تھی۔ شہرام نہیں آیا تھا، فی الحال اس نے آنا بھی نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شاید ماہتاب اس حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میشل علوی کی وہی شب و روز پڑھائی سے زیادہ ماہتاب سے لڑائی ضروری ہوتی تھی۔ وہ دونوں بہنیں جیسے مشرق اور مغرب تھیں۔
فرسٹ ایئر کے پیپرز دے کر وہ چند دن پہلے ہی فارغ ہوئی تھی، جبکہ میشل الوی مر مر کر خلاف توقع 8 اسٹینڈرڈ میں پہنچ چکی تھی۔ آہن الوی نے گویا اس گھر کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جہاں میشل ہوتی وہاں اس کا رخ اب کم ہونے لگا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ آج خلاف توقع رونق دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں مسل کر لاؤنج کا منظر دوبارہ دیکھا تھا۔ زوار صاحب کے لاؤنج میں سعادت صاحب، سدرا خاتون، دادا دادی گول میز کے گرد بیٹھے تھے۔ آہن قدم لیتا آگے آیا۔ آؤ آہن، کھانا کھاؤ، تائی امی نے خلاف توقع اسے پکارا۔ وہ واش بیسن سے ہاتھ دھوتا لاؤنج میں آ گیا۔ بنا کسی پر نظر ڈالے وہ بھی چیئر کھسکائے بیٹھا۔ ابا جی، ایک ضروری بات کرنی تھی۔ زوار صاحب نے بات کا آغاز کیا تو کھانا کھاتے سعادت اور سدرا بیگم بھی رکے۔ ہاں بولو زوار، بدر الوی صاحب سیدھے ہوئے۔ ابا جی، پچھلے 1 سال سے میں گھر بنانے کی تگ و دو میں تھا۔ میں جانتا ہوں میرا اچانک فیصلہ آپ کو ناگوار گزرے گا، لیکن میں اس محلے سے اب جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بچیوں کو کسی اعلیٰ کالج میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے چند سال پہلے ایک پوش ایریا میں پلاٹ خریدا تھا اور اس پر تعمیراتی کام بھی شروع کروا دیا تھا۔ اب وہ گھر مکمل ہو گیا ہے تو میں وہاں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ ٹرے میں گلاس لاتی جانا کے ہاتھ جیسے کپ کپ آئے، چہرہ سفید پڑا۔ نینو میں بے یقینی ابھری۔ پاپا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے شاید سننے میں غلطی ہوئی، لیکن نہیں، وہ اب بھی بول رہے تھے۔ غیر یقینی تو سب کے چہروں پر ابھری، لیکن سعادت صاحب نے ہی سب سے پہلے مبارکباد پیش کی۔ بدر الوی بھی ان کے گلے لگے۔ یہ خبر تو ان کے لیے خوشی کا باعث تھی کہ ان کی اولاد ترقی کی راہوں میں آگے بڑھ رہی تھی۔ کم از کم ان کی طرح سسک کر زندگی نہیں گزار سکتے تھے، لیکن وہ شاید منتظر تھے کسی خاص چیز کے جو شاید زوار کو دینی چاہیے تھی۔ لیکن زوار صاحب تو مبارک سمیٹنے میں مگن تھے۔ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ ان کے والد صاحب کیا سننا چاہتے تھے۔ انہیں تو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس خبر سے ان کی حساس بیٹی کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ وہ چہرہ پڑھ لینے والی لڑکی اس وقت جیسے سب چہروں کو دیکھ کر بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس نے نظر گھما کر میشل کی جانب دیکھا، جس کی گہری سبز سی آنکھوں میں ایک غرور تھا، ایک فتح مندی تھی۔ وہ آہن کو دیکھ رہی تھی اور آہن مدھم چہرے کے ساتھ ساکت لبوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کر لینا چاہتا ہو کہ میشل الوی اس کی زندگی سے جانے والی تھی اور وہ پرسکون ہونے والا تھا۔ لیکن کیا وہ پرسکون ہو پاتا، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ پر ہاں، وہاں کچن کے دروازے میں استادہ ہاتھ میں گلاس کی ٹرے تھامے لڑکی کا سکون برباد ہو چکا تھا، اور شاید مکمل ہی برباد ہو چکا تھا۔ ابیہا، میں نہیں جانا چاہتی، میں شام کے بغیر۔ وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ گئی۔ ابیہا مراد جانا کی اکلوتی سہیلی، جو اس کی لکنت زدہ زبان کو آسانی سے سمجھ لیتی تھی، آج بھی مہتاب الوی اس کے در پر آئی تھی۔ اس نے تو کوئی امید کا دیا نہیں تھمایا جو تم اس طرح رو رہی ہو۔ مجھے امید کے دیے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جان گئی تھی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اعتراف نہیں کرتے۔ وہ مجھ سے اب سے نہیں، بچپن سے محبت کرتے ہیں۔ میں ان کے چہرے کو حفظ کر چکی ہوں۔ تم کہتی ہو امید کا دیا؟ آنسو دھکیلتی وہ جیسے ضبط کر رہی تھی۔ امید کا دیا ضروری ہوتا ہے۔ یہ امید کا دیا انسان سے وہ کام کروا دیتا ہے جو کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں امید کا دیا ضرور تھمائے، کیونکہ تمہارے لیے یہ دیا بہت کام آئے گا۔ ابیہا کی بامانی سی باتیں فی الحال مہتاب کے لیے بے معنی تھیں۔ ابیہا، میں کیسے رہوں گی؟ بابا نے یہ فیصلہ اچانک کیسے کر لیا؟ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نم زدہ سی سانس فضا کے سپرد کرتے وہ ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ گلابی ہتھیلیاں مہتاب الوی کو ایک ویران سی حویلی کی مانند لگی تھیں۔ تمہارے پاپا نے تم دونوں بہنوں کے فیوچر کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے۔ تم اپنے کالج کا سٹینڈرڈ دیکھو اور اپنے محلے کا سٹینڈرڈ بھی دیکھو۔ کیا تم اس محلے میں رہنے لائق ہو؟ بلکہ تمہارے بابا نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو فوراً مان جاتی۔ اس سڑے محلے سے نکلنے کے غم میں ایسے پھوٹ پھوٹ کر نہیں روتی۔ دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ نہیں جاننا مجھے سٹینڈرڈ۔ مجھے سچی محبت چاہیے جو شام کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ تمہاری محبت کو بچپنا کہہ کر جا چکا ہے اور پلٹ کر نہیں آیا۔ اس سے زیادہ حقیقت کیا ہوگی؟ شہرام کی جانا صاحبہ، ابیہا نے ایک پنچ اس کے کندھے پر جڑا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ جیسے ہر حقیقت کو جھٹلا دینا چاہتی تھی۔ میری بلا سے نہ سنو، لیکن وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے کچھ الگ ہی سوچا ہے، بس تمہیں انتظار کرنا ہے۔ ابیہا مراد محض ہمت ہی دے سکتی تھی جو وہ کافی عرصے سے اسے دیتی آئی تھی۔ مہتاب الوی ایک بار پھر سسکی تھی۔ کیا؟ شفٹنگ کب کر رہے ہیں؟ سینے میں جیسے چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ کافی پھینٹتے معیز کے ہاتھ بھی جیسے رکے۔
मुइज़ ने उसका क्या बहुत गौर से सुना, लेकिन वो अब भी अपने मोबाइल में मगन था। मैं कल कोशिश करूँगा। हाँ, आ जाऊँगा, बाबा को ना बताना। चंद मज़ीद बातें करके वो बेड पर आकर बैठ गया। फेंटी हुई कॉफ़ी स्याह पड़ने लगी। चमकता गंदमी सा चेहरा सर्द सा होने लगा। मुइज़ ने सीधे होकर बगौर उसका चेहरा देखा। ब्रो, लड़की की रुखसती हो रही है क्या? मुइज़ की गैर मुतवक्का बात पर उसने सर्द निगाह उस पर डाली। फजूल गोई मत करो, साफ सीधा बता दो बाबू। कसम खुदा की कोई बकबक नहीं करूँगा। अपने अजली खलंडरे से अंदाज पर वो शहराम के बराबर आकर बैठा। गहरे सब्ज रंग की हाई नेक शर्ट में वो चमकते चेहरे वाला शहराम अलवी आज मुइज़ को कुछ हट कर लगा। वो जा रही है। गर्दन झुकाकर लबों को सिकोड़े वो महज यही कह पाया। आंखों में यासियत उभर आई। जाने वाले लौट कर वापस ज़रूर आते हैं, शायद वो भी अपना चार्जर लेने आ जाए। शहराम ने एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। औंधा गिरता वो हंसा था। तुम्हारे ये फालतू जोक्स मुझे बिल्कुल भी मुस्कुराने पर मजबूर नहीं करते। अबे यार, शक्ल पर ना मारा कर। पता भी है कि मैं अपना ये खूबसूरत चेहरा ग्लैमर की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, और तू हर बार इसे ही निशाना बना देता है। शट अप। वो जा रही है और तू अपनी बकवास कर रहा है। शहराम का ज़ब्त का पैमाना भी लबरेज हुआ। सर हाथों में थामता वो कदरे झुक सा गया था। मेरी बकवास में भी मतलब होता है, पर शायद आपको गौर करने का शौक नहीं है। मेरे शहराम बाबू उर्फ चिकने घड़े। उसके दोनों गाल खींचकर वो शहराम को कराहने पर मजबूर कर चुका था। कल जाना, मिल कर आना। वादे वईद बिल्कुल नहीं करना, वरना बहुत बुरा पछताओगे। अभी तुम्हें अपनी मंजिल का तयन करना है। जब मंजिल मिलेगी तो छोकरी भी मिल जाएगी। छोकरी बोले तो जाना। एक गहरा इंकशाफ करता वो अपनी आंखों को सिकोड़ गया। शहराम ने ताज्जुब से उसे देखा। तुम जाना का नाम कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। कैसे जानता हूँ ये तो आपको कतई नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप मेरी फितरत और मैं आपकी फितरत अच्छे से जान चुका हूँ। शाने उचकाकर वो टेबल की जानिब आया जहाँ फेंटी कॉफ़ी अब बर्बाद हो चुकी थी। मुइज़ के शहराम बाबू इस वक्त गहरे सदमे में थे, लेकिन उसकी बातें जहन की परतों में छुप रही थीं। वो सीधा लेटे छत को घूरे कल घर जाने का इरादा कर चुका था। वो लौट आया था। महताब अलवी को यकीन करना मुश्किल लगा कि शहराम अलवी आ गया है। घर की फ़िज़ा में उसकी खुशबू ने अहाता कर लिया है। वो काफ़ी अरसा बाद लौटा था और यह तवील तर अरसा जाना की शर्मिंदगी के लिए काफ़ी था। अब वो शायद सर उठा सकती थी। वो उससे बेइतनाई का हिसाब मांग सकती थी। इधर उनकी शिफ्टिंग जारी थी तो दूसरी जानिब वो शख्स लौट आया था। वो मुकम्मल बदल गया था। सांवली सी रंगत चमकती गंदमी रंगत में तब्दील हो गई थी। गहरी ब्राउन आंखों में नए ख्वाबों की चमक थी। हल्की स्याह दाढ़ी में वो जैसे कुछ अलग सा लगा, पुराने शहराम अलवी से बहुत अलग। एक तरतीब से सिमटे बाल ऊपर को जमे थे। कुशादा पेशानी मजीद रोशन थी। जाना को यकीन करना मुश्किल लगा कि ये वही शख्स है। उसने पलके झपक कर 2-4 बार खुद को यकीन दिलाया। कैसी हैं महताब? लहजे में अब भी एहतराम मौजूद। वो मुस्कुराकर उसके करीब आया। वही असली मुस्कान जो जाना के लिए उसके लबों पर उमड़ आती थी, लेकिन कुछ बदला सा था। जाना को अपनी समाअत पर शुबा हुआ। उसने जाना नहीं कहा था, उसने महताब कहा था, और इस वक्त उसे महताब नाम हद दर्जा नागवार गुजरा। मैं ठीक नहीं हूँ। वो सर्दो सपाट सी सच अयां कर गई। इतनी साफ गोई कि शहराम को उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? वो शर्ट को कदरे सीधा करता तख्त पर बैठा। चेहरे पर नरमी नुमाया थी। जाना भी फासले पर सिमट सी गई थी। हिजर का अरसा किसी भी शख्स के लिए अच्छा साबित नहीं होता, इतना तो तुम्हें अंदाज़ा ही होगा। वो बिला तरद्दुद बोली। शहराम ने लब भींचे। आपकी स्टडी कैसी जा रही है? बात का पलटना महताब को वाज़े महसूस हुआ। उसे वहाँ बैठना मुहाल लगा था। सांस रुकने लगा था। वो बेइतनाई बरतता चला जा रहा था। वो झट से उठी। तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। मैं भी वक्त आने पर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगी। मैं आज इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम अपनी जाना को आज हमेशा के लिए खो दोगे। मैं जाना को खो चुका हूँ। मैंने आज आपको महताब कहकर पुकारा था, शायद आपने गौर नहीं किया। शहराम हल्का सा मुस्कुराया। उसकी हल्की सादा सी मुस्कुराहट जाना को इस्तेहज़ाइया सी लगी। आप फिर महताब को भी खो चुके हैं। महताब भी अब कभी नहीं आएगी। गुलाबी नमा आँखें उस कठोर शख्स पर उठी जो अब भी पुरसकून था, लेकिन उसका दिल मौजदार समंदर बना हुआ था। तुमसे आपका सफ़र तय होकर शहराम को अपनी हैसियत वाज़ेह कर गया। मैं महताब के लौट आने का इंतज़ार करूँगा। नए घर की नई ज़िंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। वही मीठी मुस्कान थी, वही अंदाज़ था, लेकिन महताब के लिए
अजनबी था, मुकम्मल अजनबी, और अजनबियों के पास रुक जाना नामुमकिनात में से था। वो कदम आगे बढ़ाती शहराम के लफ्ज़ों का बोझ सहारती रोती चली गई थी और वो उचटती निगाह मुकाबिल पर डालकर सर झटक कर तख्त पर सीधा लेट गया था और वो चित लेटे दूर आसमानों के राज खोजता दुआ गो था। वो महताब अलवी को मांग रहा था, उसे रुलाकर वो उसे ही मांग रहा था। बाय बाय आहिन, तुम रहना इस दड़पेनुमा घर में, जा रही हूँ मैं अपनी डिज्नीलैंड में। शुक्र है वहाँ तुम्हारी गंदी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बाजू घुमाती वो सफ़ेद फ़्राक पहने कंधे तक आते सुनहरी बालों को पोनी में जकड़े आहिन के सामने थी। वो इंस्टीट्यूट के लिए निकल रहा था, लेकिन मिशेल अलवी आखिरी बार उसे आराम से जाने देती नामुमकिन सी बात थी। आज तो उसने सारे हिसाब मुकम्मल करने थे, आज आखिरी दिन था, क्या पता फिर मौका मिलता या नहीं। आहिन आज खिलाफ तवक्का कुछ भी नहीं बोला। वो गोल घूमती एकदम थमी। क्या हुआ, ज़ुबान उधार दे आए हो? थोड़ा करीब आए वो तंजिया सा बोली। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी बकवास कर सकती हो। कंधे पर लटका बैग हल्का सा सीधा करके वो बाजू सीने पर लपेट गया। शट अप आहिन, उसके चंद लफ्ज़ों ने ही मुकाबिल को पतंगे लगाए थे। यू जस्ट शट अप एंड थैंक्स कि तुम यहाँ से दफ़ा हो रही हो। और मैं बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। तुम जानती हो, मस्जिद में जाकर शुक्राने के नफल अदा करूँगा कि अल्लाह ने बला मेरे सर से हटा दी। तुम भी पढ़ लेना क्योंकि तुम्हारे गुनाह कम हो जाएंगे। मिशेल अलवी का चेहरा सुर्ख होने लगा था, लब कप कपाए थे। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। आगे बढ़कर उसने आहिन के बाल नोचे थे। आह, इस अचानक हमले पर वो चीख कर रह गया था। एक झटके में उसने मिशेल को दूर धकेला। ज़मीन बोझ होने से पहले ही शबाना बेगम ने उसे थामा था। गंवार के गंवार ही रहना, सद शुक्र है कि हम जा रहे हैं। जल्द ही आज़ादी का परवाना तुम्हारी जानिब रवाना करूँगी। अपनी बच्ची को इस बोझ से मैं आज़ाद करवा कर रहूँगी। उसे शबाना ताई की बातें समझने में दुश्वारी हुई। वो कौन से परवाने की बात कर रही थी? ठिठक तो मिशेल भी गई थी। वो क्या कह रही थी? आप यहाँ से चली जाएंगी, यही हमारी आज़ादी का इनाम होगा। उचटती सी निगाह वो मिशेल के चेहरे पर डालकर बाहर की जानिब बढ़ा था, जबकि उसके अल्फाज बमुश्किल बर्दाश्त करती ताई का चेहरा सुर्ख हुआ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द अपलोड करूँगी। फ़िलहाल मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि बार बार बहुत सी जगह पर मैं अटक गई थी और कुछ अल्फाज भी गड़बड़ हुए। उसका जो है असल वजह उसकी ये है कि टेक्स्ट जो है वो उसमें बहुत सी गलतियाँ हैं, मिस्टेक हैं, यानी कि उसमें इमला की गलतियाँ हैं, तो मैं अटक जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं रवानी से पढ़ती रहूँ और बहुत सी जगहों पर मैं रिकॉर्डिंग को पॉज़ करके दोबारा से शुरू करती हूँ, लेकिन कुछ जगह पर मैं नहीं भी करती हूँ, थोड़ा सा जो है वो इग्नोर कर जाती हूँ। तो आप सबको यकीनन कहानी के दौरान समझ आ जाए कि जहाँ पर मैं अटकी हूँ उसे मैंने रिपीट भी कर दिया है और कोशिश की है कि अल्फाज जो हैं वो सही से अदा कर सकूँ। लेकिन बाज़ कहानियों में एडिटिंग इस किस्म की होती है कि बार बार जो है वो अल्फाज जो हैं वो सही समझ नहीं आते कि जुमला क्या लिखा है। बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं। जब इतना ज़्यादा लिखना हो तो उस दौरान ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। हम भी एक छोटी सी पोस्ट अगर फेसबुक पर लिखते हैं उर्दू में तो उसमें भी गलतियाँ हो जाती हैं। मिसटाइपिंग का मसला जो है वो अक्सर जगह पर हो जाता है, तो इस वजह से मैं जो है बार बार अटक जाती हूँ। उम्मीद है आपको इससे कोई रुकावट नहीं होगी सुनने में। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगी। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।